जैसे आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में बताया, लोगों को म्यूचुअल फंड पता है सर, और कॉर्पोरेट बॉन्ड ज़्यादा पता नहीं है। तो दोनों में रिस्की कौन है, और मान के चलो कहाँ पैसा डूब सकता है इंसान का? जो रिस्क आता है ना, वो कोई चीज़ को नहीं समझने से ज़्यादा रिस्क आता है। आपने अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डाला और गाइडेंस नहीं लिया किसी का, प्रॉपर समझे नहीं उसको, और आपने डायरेक्ट कुछ कर लिया, तो वहाँ पे भी रिस्क है। और सिमिलरली म्यूचुअल फंड में नॉर्मली पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। SIP को मैं हमेशा कहता हूँ इमोशन लेस इन्वेस्टिंग। एक डिसिप्लिन वे में आपका कोई इमोशन उसमें आता नहीं है, और धीरे धीरे आपने एक अमाउंट कमिट कर दिया। अब ये कमिटमेंट भी कैसे लाना है, तो मैंने अगर मेरा बजट बनाया कि मेरे महीने के खर्चे कितने हैं, और मेरे खर्चे मुझे मालूम पड़ेगा कि महीने का मान लीजिए 50,000 खर्चा है, और मेरी इनकम 70,000 है, तो ये 20,000 को अगर मैंने लॉक कर दिया SIP में फॉर एग्जाम्पल, तो ये 20,000 जाते रहेंगे। अब ये फंड चूज करना वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिसिप्लिन की, कि 20,000 डिसिप्लिन में जाते रहे। तो आलस छोड़िए, डिसिप्लिन पे आइए, और कंसिस्टेंटली उसको करते रहिए। तो सर ये जो बॉन्ड हम लोग लेते हैं, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है कि हमको फिजिकल मोड में लेना पड़ेगा? पहले होता था फिजिकल मोड, अब तो डीमैट मैंडेटरी है। तो डीमैट के अलावा आपका इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता। एक बार आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने बॉन्ड को अप्लाई किया, आपके बॉन्ड आ गए, आपके डीमैट में आपके बॉन्ड पड़े हैं, और वो आपको हमेशा के लिए आपके ही नाम से रहेंगे। क्योंकि डीमैट जो है, हमने देखा है कि बहुत सिक्योर तरीका है। डीमैट 2 ही जगह पे खुलते हैं, आपको सबको पता ही है, CDSL और NSDL। तो CDSL में अगर आपका डीमैट खुला है, तो आपके डीमैट में वो जाके बॉन्ड पड़े रहेंगे, या फिर NSDL में पड़े रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है CA अक्षय लड्ढा, और आज मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ बैठा हूँ कि गेस्ट के बारे में जितने शब्द बोलूँ उतने कम हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में आज तक के 2 से 3 बार ही मिला हूँ। लेकिन उनके पास जो इनसाइट्स है, उनके पास जो ऑरा है, उनका जो नॉलेज है, वो नॉलेज ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी ऑडियंस है, या जो मुझे जानते हैं, मेरे भी सारे ऑडियंस को उनका ऑरा मिले, मेरे भी सारे ऑडियंस को उनका इंसाइट्स मिले। क्योंकि सर ने आज तक के 5,000 से ज़्यादा लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन किया है। उसमें स्टूडेंट्स है, कॉरपोरेट्स है। सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो वेस्टर्न रीजन आता है, उसमें रीजनल काउंसिल मेंबर है। उसके बाद में सर ने आज तक के 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस सर का पर्सनल फाइनेंस है। उसके बाद में सारे इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन एक आम इंसान कैसे गलत करता है, तो सर ने छोटे से छोटा क्लाइंट से बड़े HNI क्लाइंट को डील करके उन लोगों का इन्वेस्टिंग डिसीजन को बहुत अच्छा किया है। इवन मेरे पर्सनल इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आज मैं सर को इस पॉडकास्ट में वेलकम करता हूँ, और मैं आपको 100% ये अश्योरिटी देता हूँ कि जो व्यक्ति आज इस पॉडकास्ट में एंड तक के रहा, तो उसको 101% जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आज का जो नॉलेज है, वो फिलहाल इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये नॉलेज और इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आप भी अपने लाइफ में बेटर डिसीजन ले सको। तो वेलकम जितेंद्र सगलानी सर, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच अक्षय। तो सर बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि आप मतलब बेसिकली अभी करते क्या हो, और आपने कैसे लोगों को मदद किया इन्वेस्टिंग जर्नी में? सो बेसिकली अक्षय, जर्नी तो बहुत पहले शुरुआत हुई थी। जर्नी में जैसे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स भी रहे, और काफ़ी सालों से अलग अलग चीज़ें करते हुए जो रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज़ माइंडसेट गेम, और माइंडसेट ग्रेजुअली बनता है। तो जैसे जैसे माइंडसेट बनने लगा, वैसे वैसे लोगों की मदद भी शुरू हुई। ऑब्वियसली मदद वाज अ कमर्शियल एक्टिविटी, बिकॉज एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइजर, बट एट द सेम टाइम इस तरह से कि एडवाइस सब लोगों को करते हैं, तो ट्रांजैक्शन बेसिस पे भी काम होता है, एंड दैट डेफिनेटली हमको कमर्शियली इनेबल करता है। तो करते करते काफ़ी सालों का अब जर्नी हो गया, करीब करीब 10-11 साल से कोर एक्टिविटी इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लानिंग। एंड अब ऐसा है कि लोगों का अगर कोई पार्ट आता है सामने कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसका गोल क्या है, वो गोल को समझ के उसके गोल के एंगल से उसको अलग अलग जो एसेट्स है उसमें मोटिवेट करते हैं, उसमें एक्चुअली गाइड करते हैं। बराबर है सर। मुझे एक चीज़ बताना सर कि ये इन्वेस्टिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी बचपन में आज 2015 में मुझे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि भाई अक्षय इन्वेस्टिंग कर। तो मैंने उसे बोला कि इन्वेस्टिंग की क्या ज़रूरत है, मतलब मेरे पास में तो पैसे हैं
और पापा के पास में पैसे हैं, तो मैं इन्वेस्टिंग क्यों करूं, मतलब आगे का कुछ इतना माइंडसेट था नहीं। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? देखिए, होता ये है कि इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है, और जो ग्रोइंग कंट्री होता है उसमें एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, जिसको हम सरल भाषा में कहें तो महंगाई। महंगाई जो है हर साल बढ़ रही है, बिकॉज कंट्री में ग्रोथ है, ग्रोथ की वजह से डिमांड है, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन अगर है तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो आज 100 रुपये की चीज़ जो आपको मिल रही है, मान लीजिए 100 रुपये में आप 1 किलो एप्पल ले पा रहे हैं, अगले साल हो सकता है उसी एप्पल का 1 किलो खरीदने के लिए आपको 105 या 110 रुपये लगे। तो ये जो 10 रुपये या 5 रुपये जो बढ़े, वो महंगाई है। अब इसको कवर करने के लिए आप अर्निंग करते हो, लेकिन अर्निंग के साथ आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। तो अगर आप इसमें से प्रॉपर सेविंग करते हो, और वो सेविंग आपको अगर एक पैसिव इनकम देता है, तो ये जो महंगाई है उसको कवर करने के लिए आपका जो इन्वेस्टिंग पार्ट आपने जो पूछा मुझे कि क्यों ज़रूरी है, तो ये महंगाई कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके गोल्स हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ के गोल्स, मान लीजिए किसी का गोल होता है कि मुझे बड़ा घर खरीदना है, या किसी का गोल है कि मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या मुझे कहीं घूमने जाना है। तो ये अलग अलग तरह के गोल्स, किसी का कोई गोल ऐसा होता है कि मेरे घर पे शादी करनी है मुझे। तो आज जो हम खर्चा कर रहे हैं उसी गोल के लिए, हो सकता है कल जाके वो खर्चा बहुत बड़ा हो जाए। और अगर हम उसके लिए आज से सेविंग करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली, मतलब अगर हम उसको ऑटोमेटिक इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने प्लान किया तो ऑटोमेटिक हो गया, अगर वेल प्लान नहीं किया तो फिर वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन मानते हैं कि आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, तो ग्रेजुअली आपका वो गोल आप अचीव करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ, तो जब लोगों को बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने इंडिया का स्टैट्स देखा है कि लोग जो इन्वेस्टिंग की सेविंग की हैबिट है, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत फिलहाल कम है। तो कुछ लोगों का तो ऐसा बोलना आता है कि हम कमाई करके हमारे सारे गोल अचीव करेंगे, उसके लिए सेविंग क्यों ज़रूरी है? देखो, कमाई जो है ना वो एक लिमिट तक, एक एज तक कर पाते हैं। उसके बाद में हम सबको पता है कि भाई हमारा जो कमाई का जो तरीका है या फिर जो हमारा लेवल है वो कम होने वाला है। दूसरा, हमारे लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ बहुत है। जैसे आज हमको ऐसा लगता है कि हम फिट है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने लाइफ में जिसकी वजह से हम फिट रहते हैं, लेकिन ड्यू टू कोई अनफोर्सीन इवेंट कुछ ऐसा हो गया जो आपने अनदेखा, मतलब आपने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, और इवेंट आपके साथ हो गया। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट के बाद आपको एक बहुत बड़ा खर्चा आ गया। अब आप सोच रहे थे कि मैं कमा कमा के मेरे घर के सारे खर्चे निकाल लूँगा, लेकिन आपका जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो ये एक्सीडेंट की भरपाई में चला गया, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, और ये जो अनफोर्सिन सिचुएशन है उसके लिए भी प्लान करें। अदरवाइज़ ये हो जाएगा कि एक टाइम के बाद में हमारी कमाई तो उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारे खर्चे क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेंगे, तो हमको बहुत दिक्कत जाएगी सर्वाइव करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कमाई करते करते अगर गोल्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम आज से ये सोचे कि भाई मैं आज, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक राजा था, वो उसको बताया गया था कि आप 5 साल के लिए राजा है। तो जब वो पहले साल में जब राजा बना, तो उसने क्या किया कि वो एक जंगल में हमेशा जाता था, रेगुलरली जाता था, और लोग सोचते थे कि जंगल में क्यों जाता है, लेकिन कभी रहस्य पता नहीं चला। वो जंगल में जाता था, वापस आता था, बहुत थका हुआ रहता था, उसकी लोग सेवा करते थे। उसने वो 5 साल के दरमियान जंगल में अपने रहने के लिए एक ऐसा घर बना लिया कि 5 साल जब उसके यहाँ पे पूरे हुए, तो वो जहाँ वहाँ जाके आराम से अपने रिलैक्स लाइफ उसके बाद में वो स्पेंड कर पाया। तो होता यह है कि हम लोग अगर हमारे फ्यूचर का विज़न ना रखें, हम लोग ना सोचें हमारे भविष्य के बारे में, तो हमारा जो आज है उसमें हम लोग इतने ज़्यादा बाकी सब चीज़ों में एंगेज्ड हैं कि हमारा फ्यूचर जो है फिर धीरे-धीरे हमको ऐसा लगता है, जब उस स्टेज तक आते हैं तो अंधेरा महसूस होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम फ्यूचर का प्लान करें, फ्यूचर के बारे में सोचें, और ग्रेजुअली जब हम लोग प्लानिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्लानिंग में जो हमारा सेविंग होगा उससे जो हमारा रिटर्न्स आएंगे, ऑटोमेटिकली एक कॉर्पस बिल्ड होगा जो हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करेगा। कुछ ऐसी बातें सर कि जो लोगों को आज इन्वेस्टिंग के लिए रोक रही है, मतलब शायद से वो उनकी प्रायोरिटी नहीं बन पा रही है। इन्वेस्टिंग करना है सबको पता है, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक जाना सबको पता है, लेकिन कितने लोग जा रहे हैं। सुबह जल्दी उठना सबको पता है, लेकिन कितने लोग उठ रहे हैं। वैसे ही इन्वेस्टिंग ये एक अच्छी हैबिट है, करने को सबने चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ आपके हिसाब से, आपने इतने साल आज इस इंडस्ट्री को दे दिया, रोक रही है, और उस चीज़ को कैसे टैकल करें, उस चीज़ पे कैसे माइंडसेट रखें? मुझे लगता है आलस।
सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में, जैसे आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें एक कॉमन चीज़ है कि हम लोग जो जानते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो है हमारा आलस। क्योंकि हमको पता सब कुछ है। आज लोग बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स पे आके मोटिवेशन के लिए चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें अंदर ही है। हमको सबको पता है कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और क्योंकि हम लोग बचपन से जो एजुकेशन सिस्टम में आए, ये सब चीज़ें हमको सिखाई गई है। हमारे घर पे भी वो संस्कार है कि जिससे हमको ये सब चीज़ें समझ में आई है। लेकिन क्योंकि हमारा वो माइंडसेट नहीं बना, एक प्रकार से आलस है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है किसी की अच्छे लोगों की संगत। जैसे कहते हैं ना, सारथी अच्छा होना चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रेन के डिब्बे हो, और इंजन जो है वो अगर बहुत अच्छा है तो आप डिब्बा कैसा भी रहा वो खींच के लेके जाएगा। लेकिन अगर इंजन सही नहीं है और डिब्बा कितना भी अच्छा है तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो हम डिब्बे की तरह है, बहुत बार हमको सही संग या कंपनी की ज़रूरत है, और उसके लिए जो है आलस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आलस को टाले। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ कि डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन का भी उतना ही बड़ा रोल है। आलस को हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने कोई एक्टिविटी करी, आज करी कल नहीं करी, तो कंसिस्टेंसी नहीं आई, डिसिप्लिन नहीं आया। तो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन जो भी हम कहेंगे वो बहुत ज़रूरी है। और एक बार मन बना लिया कि अब इसको सेविंग करना है, तो वो सेविंग आप फिर हर महीने चलते रहना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ SIP का, म्यूचुअल फंड में SIP का। सो SIP को मैं हमेशा कहता हूँ इमोशनलेस इन्वेस्टिंग। एक डिसिप्लिन वे में आपका कोई इमोशन उसमें आता नहीं है, और धीरे धीरे आपने एक अमाउंट कमिट कर दिया। अब ये कमिटमेंट भी कैसे लाना है, तो मैंने अगर मेरा बजट बनाया कि मेरे महीने के खर्चे कितने हैं, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और मेरे खर्चे मुझे मालूम पड़ेगा कि महीने का मान लीजिए 50,000 खर्चा है। अब मेरी इनकम 70,000 है, तो ये 20,000 को अगर मैंने लॉक कर दिया SIP में फॉर एग्जाम्पल, तो ये 20,000 जाते रहेंगे। अब ये फंड चूज करना वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिसिप्लिन की, कि 20,000 डिसिप्लिन में जाते रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका फंड खराब या अच्छा, वो तो धीरे धीरे वो बताएगा फंड कैसा है, आपका एडवाइजर कैसा है, आपका एनालिसिस कैसा है, लेकिन आपको एक अच्छा अमाउंट क्रिएट करके देगा। तो आलस छोड़िए, डिसिप्लिन पे आइए, और कंसिस्टेंटली उसको करते रहिए। तो आपका ऑब्वियसली, जो मैं ऑटोमेटिक बोलता हूँ, ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ क्रिएट होगा। मुझे सर ये एक चीज़ बताना, अगर मान के चलो कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से मैंने मतलब मुझे तो फिलहाल मेरे कोई गोल भी नहीं है, तो मैंने म्यूचुअल फंड परचेस करना या FD में पैसा लगाना, या हाल ही में अभी नया इंडिया में मार्केट डेवलप हो रहा है कॉरपोरेट बॉन्ड, इसमें डालना, कौन सी चीज़ में डालना एक सही ऑप्शन रहेगा? मैं आपकी एज, अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, आपने आपकी बात की, मैं जनरल किसी की बात नहीं करता हूँ। आपकी एज मान लीजिए 35 के अंदर अंदर है। 31। हाँ, तो अभी आप 31 के एज के हो। आपको आपकी एज के हिसाब से आपका कोई गोल नहीं है, और आपको लगता है कि भाई मुझे ये पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपकी ये पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद आए, तो ऑब्वियसली मैं आपको रिस्क वाले एसेट में पैसा डालने को कहूँगा, जिसमें कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, अगर आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप स्टडी कर सकते हो, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जिसमें आप इक्विटी परचेस कर सकते हो, और अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स अगर लंबा गोल है। अगर आपका गोल छोटा है, गोल छोटा मतलब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट 5 साल के अंदर अंदर है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ जाइए। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये FD आपने कहा और म्यूचुअल फंड आपने कहा, उसके बीच का प्रोडक्ट है, जिसमें आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इन दोनों के बीच के रिटर्न्स मिलेंगे, और एक डेफिनेट रिटर्न्स एक बीच के पीरियड में आपको मिलके निकलेंगे। अगर आपके पास पीरियड बहुत कम है, साल भर का ही पीरियड है, तो मैं डेफिनेटली FD कहूँगा। लेकिन FD जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताता हूँ। आज की डेट में इन्फ्लेशन इंडिया में कहा जाता है 6 से 7% है। ठीक है, आपको लगता है 6 से 7% है? सुनते तो यही है हम लोग जब चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं कि रेट जो बढ़ते हैं वो 6 से 7% नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी बढ़ते। तो एवरेज आउट 6 से 7% कहना एक नॉर्मल कोर्स में सही है। लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन देखिए, एजुकेशन इन्फ्लेशन देखिए, बहुत सारी दूसरी इन्फ्लेशन जैसे ट्रैवल का इन्फ्लेशन देखिए, तो आपको देखिएगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 15-20% रेट बढ़ गए। तो ये इन्फ्लेशन भी हर केस में अलग अलग चलेगा। तो 6 से 7% का अगर इन्फ्लेशन और आपकी FD आपको 6 से 7% दे रही है, तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही है। और उसमें भी 6 से 7% में अगर टैक्सेशन की बात करूं कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो 30% आपका टैक्स कट जाता है। तो आपने 7% अगर इंटरेस्ट FD पे लिया, 30% चला गया, मान लीजिए 2 रुपये कम हो गए 30% की वजह से, तो आपके हाथ में बचा सिर्फ मात्र 5 रुपये, मतलब 5%।
तो इफेक्टिवली एफडी इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। लोगों को अगर श्योरिटी नहीं है कि कभी भी पैसा लग सकता है तो एफडी में रखिए, कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक डेफिनेट पीरियड है, आप सोचते हो कि मैं इतने पीरियड में मेरे को पैसे का काम नहीं पड़ेगा, तो बॉन्ड्स ले सकते हैं। लंबा पीरियड आपके हाथ में है आपका, अगर ऐसा है कि ये मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, तो वेल्थ क्रिएशन में आपको म्यूचुअल फंड्स जो है डेफिनेटली हेल्प करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नॉर्मली मैं सजेस्ट कम करता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कि इतना ईजी नहीं है। हमको फंड मैनेजर अगर 1% 1.5% खर्चा करके अगर मिल रहा है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इज मच मोर प्रेफर्ड। इन्वेस्टिंग ये जो एक शब्द है, लोग दो शब्दों को सर मिक्स कर दे रहे हैं मुझे, मेरे हिसाब से, जो है एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टिंग। अब बेसिकली एक सीए होने के नाते बहुत लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग, तो हमें दिखता है कि उन लोगों को जब हम बोलते हैं कि आपका कैपिटल गेन रिपोर्ट दो, जहाँ पे उन्होंने सेल परचेस करा रहता है इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, तो वो सारी रिपोर्ट हमें शेयर करते हैं। तो हर रिपोर्ट में एफएनओ एक सेगमेंट में उन्हें लॉस ही रहता है। तो सर इस पे आप थोड़ा बताइए कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इसमें क्या अंतर है? सो बेसिकली हमने जैसे अभी बात की, गोल्स की बात की, हमको एक क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं कि भाई मुझे लंबे समय में यहाँ तक जाना है, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक जाना है। एग्जाम्पल, आप नागपुर में बैठे हो, आपको मुंबई जाना है, तो आपको पता है कि रास्ता कौन सा है। आपको दिल्ली जाना है, आपको पता है कि रास्ता कौन सा है। तो जो गोल लेके बैठा है वो इन्वेस्टिंग करेगा। जो गोल नहीं लेके बैठा है, उसको लगता है कि जाना मुंबई है, उसको लगता है कि मुझे जाना दिल्ली है, उसको लगता है कि उसको जाना है लंदन, लेकिन उसके दिमाग में कोई क्लियर प्लान नहीं है, तो वो नॉर्मली ट्रेडिंग करता है नॉर्मली। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग बुरा नहीं है अगर आप उसको एज ए ट्रेडर लेते हो। तो एज ए ट्रेडर लेना मतलब क्या, कि आपने उसके ऊपर टाइम डालना, उसके हिसाब से आपका माइंडसेट क्रिएट करना, उसकी स्टडीज करना। आज आप सीए बन के इतना सारा काम कर रहे हो ना, तो सीए भी ये सोचता है कि मैं ट्रेडर इमीडिएटली बन जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी आपको समय देना पड़ता है, और वो समय अगर आप नहीं डेडिकेट करोगे कोई भी चीज़ के लिए, बी इट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, तो आपका वो आउटपुट बराबर नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, और उसके हिसाब से उसके जो आसपास की जितना भी इंफ्रा रेडी करना है, वो इंफ्रा खुद के आसपास इंफ्रा रेडी करके काम कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को सेग्रीगेट करना। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो ट्रेडिंग करना आपके लिए इतना आसान नहीं है, ये समझ लेना। आप अगर इंजीनियर भी है तो इंजीनियरिंग करने में आपने जो 5-6 साल दिए हैं, वो आपने ट्रेडिंग के लिए दिए हैं क्या? तो आप देख लीजिए, अगर वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, आपके वो चेक बॉक्स में नो आ रहा है, तो आपने उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म आपके लिए एक जर्नी है, धीरे धीरे आपका पैसा बनता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा जर्नी है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट भी उसी तरह की है ना। आज आपको एक साथ में 1 लाख रुपए कमाना, ये आपको लगता है कि मैं तुरंत कमा लूँ, वो आप मतलब एब्जॉर्ब कैसे करोगे? कमा भी लिया तो एब्जॉर्ब कैसे करोगे? तो फिर तो आपके गलत जगह पैसे जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आपका गोल है, धीरे धीरे आपके ये सब खर्चे आने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयारी करते हो, तो दैट इज बेसिकली इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग को अलग रखिए, लाइफ में शांति रहेगी। मैंने तो सर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होता था कि बहुत लोगों ने, जैसे आज भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, शायद मैं सुनता था तो मैं भी इससे निगलेक्ट कर देता था कि ठीक है सर बोल रहे हैं। लेकिन मैंने जब 2 लाख का नुकसान किया ट्रेडिंग में, उस दिन समझा कि नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि 2 लाख रुपए एक दिन में निकल गए थे। तो बेसिकली लोग ऐसी गलती करते हैं सर कि अगर मैं उस टाइम पे 2 लाख रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करता था तो शायद और बर्बाद होता था। तो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि रिकवर करना है, रिकवर करना है, रिकवर करना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई साहब अपने को अब ये चोट बैठ गई है, अब फिर से करेंगे तो फिर से चोट बैठेंगी, तो अभी से ये चीज़ को छोड़ दो। तो मेरा भी सब लोगों को ये बोलना है कि अगर आप एफएनओ कर रहे हो, तो सेबी ने भी रिपोर्ट जारी किया है 90 to 95% लोग एफएनओ में लॉस करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 अपने आप को इतना एक्सपर्ट मत समझो, अच्छा टाइम दो। जैसे सर ने बोला कि आपको समय देना पड़ेगा, हम लोगों को भी सीए बनने के लिए 5-5 7-7 साल देने पड़ते हैं। अगर आपने उतना समय बिता दिया, आपको सारे इन एंड आउट्स आपको पता है, तभी आप एफएनओ या ऐसे कोई प्रोडक्ट में पैसा लगाओ जिसके अंदर क्विक मनी है, अदरवाइज आप इस सब चीज़ों से दूर रहो। नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूँ सर, कि जैसे आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में बताया, लोगों को म्यूचुअल फंड पता है सर, और कॉर्पोरेट बॉन्ड ज़्यादा पता नहीं है, तो दोनों में रिस्की कौन है, और मान के चलो कहाँ पैसा डूब सकता है इंसान का?
मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्क आता है ना, वो कोई चीज़ को नहीं समझने से ज़्यादा रिस्क आता है। आपने अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डाला और गाइडेंस नहीं लिया किसी का, प्रॉपर समझे नहीं उसको, और आपने डायरेक्ट कुछ कर लिया, तो वहाँ पे भी रिस्क है। और सिमिलरली म्यूचुअल फंड में नॉर्मली पैसा डूबता नहीं है क्योंकि वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड भी रेगुलेटेड है, लेकिन होता कैसा है ना कि हमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगी तो जैसे मैंने कहा ना कि हमने गोल फिक्स किया है, वो गोल तक हम पहुंच पाते हैं। अगर हमने बगैर समझे किया तो जो हैप्पीजार्ड ट्रेडिंग वाला जो एग्जाम्पल था, वैसा हैप्पीजार्ड एग्जाम्पल इस चीज के लिए भी सेट हो सकता है कि आप इधर भी काम करके भी शायद पैसा नहीं बनाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गोल समझो, उसका रास्ता क्लियर करो। आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करना है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी क्यों करना है, वो भी आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी अगर है तो दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर, कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर किसी इंसान को साधारण शब्दों में समझना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बेसिकली क्या है? होता ऐसा है कि जो डेट साइड में प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, एफडीज की बात कर रहे हो, ये प्रोडक्ट एक प्रकार से लोन प्रोडक्ट्स हैं। लोन प्रोडक्ट्स मतलब क्या कि अक्षय को लोन चाहिए। अब अक्षय को लोन चाहिए तो अक्षय क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, लोन लेगा। और दूसरा तरीका, जो नया तरीका है, थोड़ा सा रीसेंट वाला तरीका है, तरीका तो पुराना ही है लेकिन रिसेंटली पॉपुलर हुआ है, रिसेंटली लोगों के सामने बार बार आ रहा है, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अक्षय की खुद के नाम की कंपनी है, अक्षय को पैसा चाहिए, बैंक के पास गया, बैंक ने बोला कि अक्षय मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। अक्षय की रिक्वायरमेंट 1000 करोड़ की, क्योंकि उसके पास 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब 900 करोड़ अक्षय कहाँ से लाएगा? तो या तो खुद का पैसा लगा, लेकिन खुद के पास भी एक लिमिटेड कैपिटल है, तो मान लीजिए 100 करोड़ और अक्षय के पास में खुद के हैं। अब बचे 800 करोड़। ये 800 करोड़ अक्षय को अगर चाहिए तो अक्षय कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आ सकता है, और उसमें उसका जो ओनरशिप है कंपनी का, उसको डाइल्यूट नहीं करना है, उसमें उसको कम नहीं करना है अपनी ओनरशिप, जिसके वजह से इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि आपकी ओनरशिप कम होती है। आप इक्विटी लाते हो और ओनरशिप कम करते हो तो परमानेंटली आपकी कंपनी में हिस्सेदारी कम हो गई। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो? आपकी हिस्सेदारी मेंटेन करते हो। 800 करोड़ आपको मार्केट से लेने हैं, आप बॉन्ड इश्यूएंसेस लाते हो, जिसको आप कहते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड। और उसमें आप जैसे बैंक को आप ब्याज दे रहे हो, वैसे ही यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड के इन्वेस्टर्स को आप ब्याज देते हो, जिसको आप कहते हो कूपन। तो वो कूपन, उसका पेमेंट का तरीका, उस पर बाकी जो सिस्टम है, डे वन पे डिसाइड करके आप बॉन्ड इश्यूएंसेस लेके आ सकते हो। और कॉर्पोरेट बॉन्ड एक प्रकार का लोन प्रोडक्ट है। तो लोन, हम जैसे बैंक में एफडी रखते हैं, हमने बैंक को लोन दिया, ये आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा कि हम एफडी करके बैंक को लोन दे रहे हैं। तो बैंक को आप लोन देते हो और बैंक से आप 7% लेते हो, और बैंक से ही लोन लेने जाते हो तो आपको बैंक क्या देता है? 8, 9, 10%, 11% तक लोन का रेट लगाता है। वैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड में, मैं अगर कॉर्पोरेट के पास जाता हूँ, कॉर्पोरेट मुझसे लोन लेता है, मुझे बॉन्ड इशू करता है और उस पर बोलता है कि मैं 10% दूंगा, तो 10% हायर रेट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास में जहाँ पे वो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, उसको दिख रहा है कि 20%, 22%, 25% वो कमा सकता है। तो ये जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड का सिंपल वे में आपको मैंने समझाया कि इस तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना कि आप बैंक को उधारी दे रहे हो, मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद है कि मेरे दादाजी अभी शांत हो गए, लेकिन जब दादाजी को पैसे की ज़रूरत थी तो मेरे दादाजी बैंक में गए थे। हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और उनको दादाजी ने बोला कि मुझे लोन दो, तो कुछ कारणवश दादाजी को लोन नहीं मिला। तो वो दिन दादाजी ने मन में पकड़ लिया था कि एक दिन ये बैंक को मैं लोन दूंगा। अच्छा। तो आज आपके इससे मुझे समझ में आया कि अब दादा की वहाँ पे एफडी, अब पापा लोगों की एफडी, वहाँ पे एफडी बहुत है बैंक में। तो आप समझा कि दादा ने वो इतना मन पे ले लिया था कि अब एक्चुअल में दादा ने बैंक को लोन दे दिया था। तो बेसिकली वो वैसी चीज़ है। तो मुझे अब सर एक चीज़ बताना कि इस कॉर्पोरेट बॉन्ड में कुछ सिक्योरिटी रहती है, मतलब ये सिक्योर्ड रहते हैं या अनसिक्योर्ड रहते हैं? सो ऑब्वियसली अब आपका एग्जाम्पल आगे चलाते हैं। अब इसी एग्जाम्पल पे हम लोग, अगर कुछ भी आप पूछोगे तो मैं डिस्कस करते रहूंगा कि 800 करोड़ आपको चाहिए। अब 800 करोड़ में आपने कहा कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उसमें आप सिक्योरिटी क्या दे सकते हो? तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी एक सिक्योरिटी दे सकते हो, क्योंकि वो एसेट क्रिएट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट की ही सिक्योरिटी दे दी। दैट इज वन। सेकंड सिक्योरिटी, आपके कोई पर्सनल एसेट्स हैं तो उसकी दे सकते हो। तीसरा सिक्योरिटी, अगर कंपनी है आपकी और कंपनी के दूसरे कोई एसेट्स है तो उसकी भी सिक्योरिटी हो सकती है। और सिक्योरिटी का अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी आती है। कभी कभी फिजिकल सिक्योरिटी आती है और कभी कभी थोड़ा सा इंटेंजिबल सिक्योरिटी आती है। तो इंटेंजिबल का मतलब क्या? कॉर्पोरेट गारंटी। अब कॉर्पोरेट गारंटी मतलब क्या कि अक्षय के दादाजी है, दादाजी की भी कंपनी है और वो बड़ी कंपनी है। अब दादाजी से पैसे अक्षय ले सकता था, लेकिन अक्षय को वो जम नहीं रहा था,
तो अक्षय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ आया। लेकिन दादाजी ने बोला कि अगर अक्षय का कुछ प्रॉब्लम गया रिपेमेंट में तो मैं कॉर्पोरेट गारंटी देता हूं, मैं भर के दूंगा। तो इस तरह से कॉर्पोरेट गारंटीज भी आती है। तो अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी आती है। सिक्योर्ड अगर लिख के आया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है, ये आप मान के चल सकते हो। तो बॉन्ड का जब आप एनालिसिस करोगे, स्टडी करोगे, तो उसमें सिक्योर्ड मेंशन करके आया तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट डेफिनेटली आता है। तो सर जैसे अगर बॉन्ड में इंटरेस्ट जो हमें मिलता है तो एक रेंज क्या है, मतलब हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिक्योर्ड के केस में, अनसिक्योर्ड के केस में? बेसिकली सिक्योरिटी अगर कोई बॉन्ड में आ रही है तो इंटरेस्ट आपको उसमें थोड़ा कम बचेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो सिक्योर्ड बॉन्ड है और अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, सेम कंपनी का है। मान लीजिए अक्षय की कंपनी एबीसी लिमिटेड है, उसने एक सिक्योर्ड बॉन्ड 400 करोड़ का निकाला, अनसिक्योर्ड बॉन्ड 400 करोड़ का निकाला। तो सिक्योर्ड पे वो बोलेगा कि मैं आपको, क्योंकि अक्षय की रेटिंग बहुत अच्छी है तो इसमें रेटिंग वाला भी पार्ट आ गया। हो सकता है आप शायद मुझे पूछने वाले होंगे कि रेटिंग का पार्ट क्या था, लेकिन मैं अभी से कवर करता हूँ कि रेटिंग अक्षय की कंपनी की, मान लीजिए ए रेटेड कंपनी। अब ए से भी ऊपर रेटिंग है क्या? तो है, A+ होती है, AA होती है, AA में भी माइनस+ होती है, और उसमें भी एक स्टेबल आउटलुक। मतलब ये इतने सारे टर्म्स आएंगे कि आप सोचोगे कि सर मैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करूंगा। तो ऑब्वियसली स्टडी करने वाला पार्ट है। आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा या फिर किसी एडवाइजर का हेल्प ले लीजिए। लेकिन अब अक्षय का मान लीजिए वापस एग्जांपल, अक्षय की कंपनी ए रेटेड कंपनी 400 करोड़ का बॉन्ड इशुएंस सिक्योर्ड वाला निकाला, उस पर अक्षय बोलता है कि मैं 10% देता हूँ, अनसिक्योर्ड पे अक्षय बोलता है कि मैं 11% देता हूँ। तो लेना कौन सा चाहिए? अब ये सवाल आएगा ना कि मैं सिक्योर्ड लूँ अनसिक्योर्ड लूँ। तो सबसे पहले ये देखना है कि अक्षय की जो कंपनी है, अक्षय का वो कंपनी कितना स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बाद में, पहले तो कंपनी, क्योंकि वो सेम कंपनी का बॉन्ड अगर सिक्योर्ड है और कंपनी ही प्रॉब्लम में गई तो अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड दोनों को इशू है ना। आप समझोगे ना कि अगर कंपनी ही प्रॉब्लम में चली गई, कितना भी सिक्योरिटी दिया उसने, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में तो आएगा। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कंपनी कैसी है। कंपनी देखने के बाद सिक्योरिटी, आपको लगता है कि मुझे सिक्योर्ड बॉन्ड्स ही चाहिए तो आप सिक्योर्ड में जाइए, थोड़ा 1% कम बचेगा लेकिन आपको शांति रहेगी। सो दैट वेज। तो बेसिकली सर बॉन्ड, ये जब शब्द मैं सुनता हूँ या कोई भी आम इंसान सुनता है तो बहुत सारे वर्ड सामने आते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, सोवेनियर बॉन्ड, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, एनसीडी, उसके अंदर कमर्शियल पेपर, ऐसे बहुत अलग अलग शब्द है। और बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा है कि उनका बोलना है कि ये एक ही चीज है। तो इसको थोड़ा आप ब्रीफ दीजिए। नहीं, कैसा है कि सबका मतलब अलग है, क्योंकि अगर नाम अलग रखे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब अलग है ना। एक ही चीज, मतलब एक नेचर है कि लोन प्रोडक्ट है, नेचर एक है, लेकिन ऑब्वियसली हर एक चीज का अपना अपना टाइम के हिसाब से, और प्लस जैसे इशू किया तो कुछ सालों के लिए इशू किया, लंबे समय के लिए इशू किया, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी तो फिर वो बॉन्ड्स अलग हो जाएंगे। अब जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं, कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स रेगुलरली मार्केट में, मतलब आज मुझे रिक्वायरमेंट है कुछ समय के लिए तो मैंने CPs, जिसको कमर्शियल पेपर आप कहते हैं, वो इशू कर दिए। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करता है, वो हम लोग इशू नहीं कर सकते नॉर्मली। और ट्रेजरी बिल्स जब इशू होते हैं तो टी बिल्स जिसको कहते हैं, उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसको एकदम हाईएस्ट रेटेड पेपर चाहिए कम समय के लिए, 90 दिन, 120 दिन, ऐसे, वो टी बिल्स नॉर्मली 90 डेज के नॉर्मली टी बिल्स मार्केट में आते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें और गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें, सोवरिंग बॉन्ड की बात करें, अपने गोल्ड बॉन्ड्स कहें, सोवरिंग बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट में सोवरिंग रेटिंग होती है। सोवरिंग रेटिंग मतलब क्या कि गवर्नमेंट जो है डिफॉल्ट अगर करे, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा डाला, जिसको SDL कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो आपने SDL में पैसा डाला और आपको SDL में मतलब कूपन रेट प्रॉमिस हुआ कि भाई 8% मिलेगा, तो 8% मिल रहा है, लेकिन वो स्टेट कोई प्रॉब्लम में गया किसी कारण से, तो ये जो सोवरिंग गारंटी है, इसका मतलब ये कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, उसमें भी SDL जो है वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे भी ऊपर का सिक्योरिटी देता है। तो आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट द मोस्ट सिक्योर्ड। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, शायद आपको पता ही नहीं होगा, ये GSEC जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, इसका डिनोमिनेशन है 100 रुपए, मतलब फेस वैल्यू है 100 रुपए। आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम 100 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, और आपको जितना मल्टीप्लाई करना है, जितने टेन्योर का चाहिए उतने टेन्योर का नॉर्मली मार्केट में मिलता है। तो आपने GSEC
में डाला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, आपने स्टेट डेवलपमेंट लोन में पैसा डाला, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहता है दोनों में। फिर बाद में आता है थर्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेट फंडिंग हुआ, उसमें भी रेटिंग के बेसिस पे आपको रेट्स कम ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ऐसा तो नहीं है कि हर कंपनी जो है पैसा ले रही है और भाग जा रही है। पैसा लेके कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना बिजनेस रिस्की उतना रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे रिस्क कम है उतना रेटिंग बेटर, उतना आपको रेट कम मिलेगा। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग नेचर है तो लोन प्रोडक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं उसके टेन्योर के हिसाब से, कौन इशू कर रहा है उसके हिसाब से, कितने पीरियड के लिए आ रहा है, ये सब फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर्स, ये सब के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती है। अच्छा, जैसे सर म्यूचुअल फंड मैंने देखा है कि 1963 से भारत में है। वैसे बॉन्ड मार्केट क्या हाल ही में आया है 2-4 साल पहले, कि ये भी बहुत दिन से भारत में है? इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट्स में मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद ये जो आपके मतलब ग्रैंडफादर्स हैं उन्होंने शायद इन्वेस्ट भी किया होगा। एक सरदार सरोवर का बॉन्ड आया था, तो वो डैम बिल्डिंग के लिए, गवर्नमेंट के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड रेज किया था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आईडीबीआई के कुछ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, आईएफसीआई के डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इसमें ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाले हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड मार्केट है आज का नहीं है, ये आज मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा स्टडी बोलता है कि ये 20-30 साल पुराना मार्केट है। बहुत समय से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो मार्केट में ऑलरेडी है, और वो सरदार सरोवर बॉन्ड का ऐसा था कि उस टाइम पे वो डबल डिजिट रिटर्न्स, 15-17%, 18% के रिटर्न्स लोगों को मिले हुए हैं बहुत सालों तक। तो बॉन्ड्स तो मार्केट में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब ये बॉन्ड मार्केट्स क्यों फ्लेवर में आ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पैसे होने चाहिए, और इक्विटीज बहुत ज़्यादा फ्लेवर में आया, खास करके कोविड के समय से, क्योंकि लोगों को, जब लोगों ने देखा कि लोग घर में बंद हैं, तब भी इक्विटी मार्केट शुरू है, और फिर लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, इजीली हम लोग पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हो जा रही थी, अकाउंट खुल जा रहा था। आज इतने सारे जो ऑलमोस्ट मतलब 30 करोड़ के आसपास जो अकाउंट्स हो चुके हैं, मतलब मैं समझता था कि 30 करोड़, मुझे अभी भी सुन के अचंभा होता है कि वो नंबर लोग 20 करोड़, 24 करोड़, 30 करोड़ जो भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो भी है, लेकिन इतना है कि अब अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स खोलने में लोग 10 मिनट की बात करते हैं कि मिनटों में अकाउंट खुलेगा। तो ये सब जो एक्सेसिबल हो गया, वैसा धीरे धीरे बॉन्ड मार्केट्स भी एक्सेसिबल हो रहे हैं। तो इट्स नॉट न्यू, इट्स ऑलरेडी देयर। लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि डीमैट ईजी हो गया, बॉन्ड भी डीमैट के रूप में ईजिली ट्रांसफर होने लग गए, और सेबी के रेगुलेशंस, जैसे कि मैंने कहा कि आपका 1000 करोड़ का जो एग्जाम्पल था, उसमें 800 करोड़ आपको मार्केट से लेने थे। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग जो है, जिसको सेबी ने भी बोला है कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर है लोन्स की, तो आप लोन्स बॉन्ड मार्केट से बॉन्ड इशुएंस करके ले सकते हो। और उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि जो मिनिमम टिकट साइज था, जो पहले नॉर्मली 10 लाख रुपए, बीच में तो जब 1-2 ऐसे क्राइसिस हुए थे तो 1-1 करोड़ रुपए तक का फेस वैल्यू उन्होंने कर दिया था। तो एक्सेसिबल कम बना दिया था, उसको धीरे धीरे एक्सेसिबल बना दिया। 1000 रुपये फेस वैल्यू से 10,000 रुपये फेस वैल्यू, 1 लाख फेस वैल्यू, ऐसे करते करते अलग अलग फेस वैल्यू में बॉन्ड इशुएंसेस शुरू हो गए। बराबर है। तो सर, जैसे क्या ये बॉन्ड इन्वेस्टिंग सिर्फ इंडिया में है या ग्लोबली भी हो रही है? आपको अगर सही बताऊं तो बाहर में जो बॉन्ड इन्वेस्टिंग है, वो उसका मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे कि यूएस की बात करें, जो डेवलप्ड मार्केट में गिना जाता है, वहाँ पे बॉन्ड मार्केट का साइज इक्विटी मार्केट से 140% मिनिमम है। मतलब इक्विटी मार्केट अगर 100 पे है तो बॉन्ड मार्केट 140 पे है। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, इन सब की बात करें तो इसमें इक्विटी मार्केट जितना ही बॉन्ड मार्केट है। मतलब अगर 100 पे इक्विटी तो 100 पे बॉन्ड। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी भी बॉन्ड मार्केट 60-70% ऑफ द इक्विटी मार्केट से, क्योंकि पार्टिसिपेशन का गैप बहुत बड़ा है, और लोगों को अब धीरे धीरे अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडियम से मालूम पड़ रहा है कि बॉन्ड्स होते हैं। एड्स बहुत जगह पे आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे आजकल, मतलब सोशल मीडिया में खास करके, मैंने बाकी मीडिया में शायद इतना नहीं देखा, लेकिन डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको अलग अलग एड चलती दिखती है, जिसमें फिक्स रिटर्न्स की बात आती है, स्टेबल रिटर्न्स की बात आती है। सो दैट इज ऑल, मतलब वो बॉन्ड मार्केट्स को ही कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ है कि इंडिया में अब धीरे धीरे उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो सर, मान के चलिए कि अगर मुझे बॉन्ड में इन्वेस्टिंग करना है, तो आज वो कितने समय में हो जाता है, और क्या चीज़ों को देखना चाहिए इन्वेस्टर में?
बेसिकली जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, वैसे ही बॉन्ड मार्केट्स में आप फटाफट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में भी दो मार्केट्स हैं। वन इज प्राइमरी मार्केट्स एंड वन इज सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स मतलब क्या, कि वही आपका एग्जाम्पल, 800 करोड़ आपको चाहिए, आप मार्केट में बॉन्ड इशुएंस लेके आए। बॉन्ड इशुएंस के पीछे का जो प्रोसेस है इशू कराने का, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आपने इशुएंस लेके आ गए, अब मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपने बोला कि भाई मेरा आईपीओ खुल रहा है बॉन्ड का, जिसको आप एनसीडी आईपीओ करते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये डिबेंचर आपने लेके आ गए, जिसको बॉन्ड या डिबेंचर मान लीजिए सिनोनिम है। तो आपने लेके अगर आपने बोला कि मेरा एक बॉन्ड 1000 रुपए का है, तो 1000 रुपए का है और मिनिमम आपको पहला इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का करना है, मतलब 10 डालने, फिर उसके बाद आप 11-12 जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो आपने एक पीरियड के लिए 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए आपने आईपीओ लेके आया, और आपकी रिक्वायरमेंट थी 400 करोड़ सिक्योर्ड बॉन्ड की, अनसिक्योर्ड की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो सिक्योर्ड की 400 थी, आपने 400 के हिसाब से लेके आ गए। मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे, अप्लाई कर दिया। आपका हो सकता है हफ्ते भर के लिए इशू लाए, लेकिन एक ही दिन में 400 करोड़ की आपको एप्लीकेशन आ गई। अब एप्लीकेशन नेक्स्ट डे और बढ़ने लग गई। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है जो आईपीओ में होता है इक्विटी के, कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन लेके प्रो रेटा बेसिस पे या दूसरे कोई सिस्टम से अलॉटमेंट कर सकते हो। 400 की रिक्वायरमेंट है, 400 आगे आपको बंद करना पड़ेगा। 400 आगे बंद कर दिया, आपने बोला कि भाई 7 दिन के बाद में मैं आपको बॉन्ड इशू कर दूंगा, और आपके अकाउंट में वो पैसे जो है अकाउंट से चले गए, और हफ्ते भर में आपको, और इसमें भी वही सिस्टम है जो उधर होता है ना, अजबा का सिस्टम। अजबा वाला सिस्टम आईपीओ में जैसे एप्लीकेबल होता है, वैसे यहाँ पे भी है। तो आप वही सब तरीके से बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बात होगी प्राइमरी मार्केट्स की। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट जो है, जैसे इक्विटी मार्केट में आप एक बार आईपीओ में पैसा डालते हो, फिर शेयर लिस्ट हो जाता है, आप ट्रेडिंग करते हो, तो वैसे ही बॉन्ड मार्केट्स में भी धीरे धीरे ट्रेडिंग हो रही है, उसका भी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में आप बॉन्ड मार्केट्स में वहाँ पे भी ट्रेड्स आते हैं, रेट्स आते हैं। आपको अगर ऐसा लगा कि भाई ये रेट में ये बॉन्ड मुझे सूटेबल है, तो आप वो बॉन्ड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बहुत ही मैं कहूँगा कि ईजी तरीका है। पैसा ट्रांसफ़र करना है, पैसा एक बार चला गया, बॉन्ड आपको आ गया, आपके अकाउंट में बॉन्ड आपको दिखना शुरू हो जाता है, और आपका जो जर्नी है बॉन्ड का शुरू हो जाता है। तो सर ये जो बॉन्ड हम लोग लेते हैं, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है कि हमको फिजिकल मोड में लेना पड़ेगा? पहले होता था फिजिकल मोड, अब तो डीमैट मैंडेटरी है। तो डीमैट के अलावा आपका इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता। एक बार आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने बॉन्ड को अप्लाई किया, आपके बॉन्ड आ गए, आपके डीमैट में आपके बॉन्ड पड़े हैं, और वो आपको हमेशा के लिए आपके ही नाम से रहेंगे। क्योंकि डीमैट जो है, हमने देखा है कि बहुत सिक्योर तरीका है। जैसे कि मैंने पहले भी शायद ये बात नहीं कही, लेकिन मैं कह देता हूँ कि डीमैट 2 ही जगह पे खुलते हैं, आपको सबको पता ही है, CDSL और NSDL। तो CDSL में अगर आपका डीमैट खुला है, तो आपके डीमैट में वो जाके बॉन्ड्स पड़े रहेंगे, या फिर NSDL में पड़े रहेंगे। तो बेसिकली सर इसके अंदर कितना इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नॉर्मली बॉन्ड मार्केट्स में किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, और जो कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि बीच का प्रोडक्ट है FD और इक्विटी के, तो हमारा टारगेट ही होना चाहिए कि भाई एनीवेयर बिटवीन 8.5 9 एक बेसिक लेवल हम हमारा सेट करें। वहाँ से लेके 12-13 तक हम लोग अगर रिटर्न निकाल सकते हैं बॉन्ड मार्केट्स में, दैट इज एन आइडियल प्रोडक्ट जो बीच में लैंड करेगा। इक्विटी हम नॉर्मली बात करते हैं ना कि 12 से 15% का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, आ जाए अच्छी बात है, लेकिन ये एक डेफिनेट रेंज हम लोग सोचते हैं कि इतना होना चाहिए। तो वैसे ही बॉन्ड का रेंज आप मान के चलो कि 8-9 से शुरू करके 12 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, 12 या 13 डिपेंड्स। सर ये बात जब मैंने मेरे पापा को बोली कि पापा आप FD में पैसा लगा रहे हो, तो बॉन्ड में आप लगाओ, आप क्यों नहीं लगा रहे? तो जब मैंने उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, तो पापा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है सब चीज़ों पे, तो भरोसा कैसे करने को ना, क्यों करने को ना? अच्छा सवाल है। होता कैसा है कि जैसे मैंने आपका ही एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि आपको पैसा चाहिए, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट में आपको पता है कि आपकी डेफिनेट अर्निंग्स आएगी, अच्छा बड़ा आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको दिख रहा है कि भाई इतना पैसा लगा कि मुझे इतना वापस आने वाला है। तो आप बोलते हो कि मैं 10% में अगर पैसा लेता हूँ लोगों से, तो 10% दे के भी मैं पैसा बचा रहा हूँ। तो आपकी कंपनी का मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है, 10% इनके लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये जो 10% आप दे रहे हो, वो अगर मुझे मिल रहा है एज एन इन्वेस्टर,
और मैंने स्टडी कर लिया आपका प्रोजेक्ट क्या है कैसा है, तो आई शुड बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट, बिकॉज मुझे वो रिटर्न डेफिनेट दिख रहा है, श्योर शॉर्ट रिटर्न है, तो डालने में कोई हर्ज नहीं है। ये उन लोगों को शायद इतना इजीली समझ में नहीं आएगा जो ये बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग तो हम डेफिनेटली उसको स्टडी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के बिजनेस रनिंग बिजनेस है, जैसे आपके एग्जाम्पल में 800 करोड़ अब आपने तो बिजनेस खड़ा कर लिया, पहले आपने बॉन्ड इश्योरेंसेस ला लिया, अब आपका बिजनेस रनिंग है, अब आपने वो 800 करोड़ लौटा भी दिए, और धीरे धीरे आपके पास में अब बिजनेस रन करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो वो पैसा आप जब मार्केट से फिर से लेते हो तो आपके क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश्ड है, आपका बॉन्ड का रेटिंग अब ए से मान लीजिए A+ हो गया, और आप फिर भी मान लीजिए 10% दे रहे हो, क्योंकि आप 15% 17% कमा पा रहे हो। तो आप अगर वैसा रिटर्न दे रहे हो, देन आई शुड बी अगेन हैप्पी कि भाई ये कंपनी अच्छी है, मुझे 10% रिटर्न दे रही है, एंड आई कैन डेफिनेटली हैव अ गुड रिटर्न। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपको मजा आएगा, एंड दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल है, नाम के साथ बोल रहा हूँ बिकॉज टाटा मोटर फाइनेंस एक कंपनी है, टाटा मोटर का ही सब्सिडरी। उसने एक बॉन्ड लाया था 2019 के आसपास, मुझे जो पीरियड ध्यान में है, तो तब उन्होंने वो बॉन्ड जो लाया था, इट वाज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये आप पूछोगे कि सर ये क्या होता है, तो मैं शायद आगे कवर करूं इसको, अभी तो मैं एग्जाम्पल पे स्टिक करता हूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप से बॉन्ड लाया, जिसमें उन्होंने बोला कि 11.5% हम आपको कूपन 11.5 था, हम आपको देंगे, एंड दैट वाज एन एनुअल पेमेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है एनुअल पेमेंट, तो शायद आगे फिर से आप सवाल पूछेंगे तब कवर करेंगे। तो एनुअल पेमेंट बॉन्ड टाटा मोटर्स ने लाया, और वो 10 साल का बॉन्ड था। 10 साल के बाद कॉल ऑप्शन था उनके पास, और उसको वो कहते थे परपेचुअल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड चल सकता है, लेकिन 10 साल के बाद अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी आपको पैसा लौटा देगी, आपका मतलब लोन पूरा कर देगी और बॉन्ड को निकाल लेगी। तो 11.5% पे टाटा मोटर्स ने बॉन्ड लाया, टाटा मोटर फाइनेंस ने रहा। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने तो मेरे जो इन्वेस्टर्स थे उनको कन्वे किया। सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम यह था कि तब मार्केट इतना डेप्थ मार्केट की नहीं थी, सभी भी धीरे धीरे चीज़ों को खोल रही थी, तो 10 लाख का बॉन्ड था, 10 लाख फेस वैल्यू का। तो मेरे पास जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो पैसा उसमें डाल पाए, उनको कम्युनिकेट हुआ, दे हैप्पीली एंटर्ड इन दैट बॉन्ड। अनफॉर्चुनेटली 2025 में टाटा मोटर्स का कोई पर्टिकुलर बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स में भी जब ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं, तो उसमें कोई कंडीशन ऐसी लिखी थी कि बहुत ज़्यादा अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं तो वो बॉन्ड का पैसा वापस कर सकते हैं। तो वो कंडीशन के तहत उन्होंने पैसा वापस कर दिया। तो इन्वेस्टर्स थोड़े से दुखी हो गए कि 11.5% टाटा मोटर फाइनेंस जैसी कंपनी बैक बाय टाटा मोटर्स मुझे मिल रहा है, और अब वो पैसा बंद हो गया आना। तो बॉन्ड जो है, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप समझ के करो, और इस तरह की कंपनी का अगर कोई बॉन्ड आता है तो आपने डेफिनेटली करना ही चाहिए। सर क्रेडिट रेटिंग जो कोई हर बॉन्ड को मिलता है, तो क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड को मिलता है या कंपनी को मिलता है? और सेकंड सवाल कि क्रेडिट रेटिंग क्या गवर्नमेंट देती है कि कोई प्राइवेट बॉडी है? हाँ, सो अब क्रेडिट रेटिंग, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि कंपनी की रेटिंग है कि बॉन्ड की रेटिंग। सो नॉर्मली जब जब बॉन्ड इश्यूएंसेस आते हैं तो रेटिंग वापस कंपनी करवाती है, और वो जब कंपनी कराती है तो बीच में ऐसा मैंडेट था सभी का कि 2 कंपनी से आपको रेटिंग लेनी है, 2 कंपनी से रेटिंग लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी जो है, एक कंपनी का ओपिनियन कुछ और बने और दूसरी कंपनी का ओपिनियन कुछ और बने। अब आप बोलोगे कि पेपर्स तो सेम ही है, फाइनेंशियल सेम है, बैलेंस शीट वही बन रही है, लेकिन 2 ओपिनियन कैसे? तो अप्रोच तो अलग अलग हो सकते हैं। तो 2 रेटिंग एजेंसी से रेटिंग की बात थी। वो रेटिंग जो है वो पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यूएंस के टाइम पे ही ली जाती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो तो रनिंग बिजनेस है ना। कल जो बिजनेस था, आज वो बिजनेस है क्या? नॉट नेसेसरी। तो जब जब बॉन्ड इश्यूएंस आएगा तब तब रेटिंग नॉर्मली आती है, वो बॉन्ड को रेटिंग मिलती है। और अब इसमें रेटिंग देने वाला कौन है? तो रेटिंग देने वाली एजेंसीज अब मार्केट में काफ़ी है, मेरे हिसाब से 8-9 एजेंसीज है जो मार्केट में रेटिंग देती है। तो ये रेटिंग एजेंसीज कैसे बनती है, उसका भी पूरा स्ट्रक्चर है, उसका भी पूरा एक डॉक्यूमेंट सेबी ने बाहर निकाला है कि आप रेटिंग एजेंसी बना सकते हो। और रेटिंग एजेंसी काम क्या करेगा? कंपनी के बैलेंस शीट्स को इवैल्यूएट करेगा, कंपनी का कितना मतलब स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है उसके बेसिस पे, कि वो रीपेमेंट जो है वो कितना अच्छे से कर पाएगा, उसके बेसिस पे वो रेटिंग ऑफर करता है। तो रेटिंग, अब इसमें भी एक बहुत अच्छी बात आपने जो क्योंकि छेड़ा है, मैं कवर कर लेता हूँ। BBB इज द इन्वेस्टेबल रेटिंग। BBB से शुरुआत होती है कि जहां पे आप इन्वेस्ट करो तो मिनिमम रेटिंग शुड बी BBB, BBB+, फिर धीरे धीरे A, फिर A+, A-, ये सब चीजें अलग अलग आती रहेगी। बट
BBB से शुरुआत होती है। अच्छा, तो क्या BBB से नीचे भी रेटिंग होती है? हाँ, BBB से नीचे रेटिंग होती है जिसमें C और D ये सब जाएगा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट रेटिंग है। वहाँ पे मतलब C अगर किसी को रेटिंग मिली तो वहाँ पे वो इन्वेस्टेबल डोमेन नहीं है। वो कंपनी में आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर C रेटिंग दे दी और आपके पास आए कि मेरा C रेटिंग है, आप मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स दीजिए, मुझे लोन करिए, तो वो रेटिंग करने लायक कंपनी नहीं है। तो सर वो लोग अपना रेटिंग क्यों कराते जब उन्हें पता है कि हमको रेटिंग खराब मिलेंगे? जैसे आज हाँ, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि ए रेटिंग किसको मिलती है, तो वो लोग रेटिंग करने जाते क्यों है? खुद का नाम क्यों खराब करते हैं? नॉर्मली नाम खराब करने वाला पार्ट नहीं रहता है। नॉर्मली ये रहता है कि हमारा मार्केट में परसेप्शन क्या है वो देखना। C में तो हमको पैसा मिलेगा नहीं, हमको पैसा BBB से चालू होगा। तो हम लोग, अगर हमको कोई बोल रहा है कि C है और आप अभी पैसा मतलब C आ गया तो पैसा नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको BBB करें। तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे मार्केट से पैसा लेना है तो मुझे रेटिंग इंप्रूव करनी है, तो मैं रेटिंग करवाता हूँ, चेक करता हूँ कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। आज मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ, अब मेरे सामने गोल है कि मुझे BBB तक जाना है, तो मैं फिर बताया जाएगा मुझे कि इस तरह से आप चीज़ें अच्छे से करो, आपके प्रॉपर बुक्स बनाओ, आपके ट्रांजैक्शंस प्रॉपर रखो, तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली फिर BBB तक मैं कोशिश करूंगा कि चलो अब मेरा गोल हो गया ना कि मुझे C से BBB जाना है, BBB से BBB प्लस जाना है। तो ये रेटिंग जो लोग करवाते हैं, नॉट नेसेसरीली पैसा लेने के लिए, बट रेटिंग कराने से इंटरनल जो है इम्प्रूवमेंट, वो भी एक लोगों का टारगेट रहता है। तो जैसे मुझे एग्जांपल याद आया कि जैसे हमें लाइफ में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड जाना पड़ता है, तो हर एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। अगर हम कोई कारण से फेल हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे ये रेटिंग का हो सकता है कि अगर आपने अभी C ले लिया तो अब आगे आप थोड़े बढ़ गए, अब आपको समझ गया कि आपको और कैसे पढ़ना है, तो आप आपका स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने और अच्छी पढ़ाई किया तो आपको BBB मिल सकती, फिर A मिल सकती। तो अगर किसी ने रेटिंग ही नहीं किया, कोई एग्जाम ही नहीं गया, तो उसको समझेगा ही नहीं कि वो पास हो रहा कि फेल हो रहा, तो आगे कैसे बढ़ेगा? वेरी ट्रू। तो इस वजह से शायद से कंपनीज अपना रेटिंग करते होंगे। हाँ, रेटिंग नॉर्मली करवाने वाले लोगों का गोल यही रहता है कि अगर उनको मार्केट से फंड्स चाहिए तो रेटिंग उनके लिए डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है सॉर्ट ऑफ। लेकिन अगर ये भी है कि इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस को इम्प्रूव करना है तो वो रेटिंग करवाते रहते हैं। आजकल बैंक्स में भी रेटिंग तो काफ़ी समय से लगी रहा है। तो अगर कोई लोन प्रपोजल है तो बैंक भी देखता है कि कोई एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी अगर बड़ा प्रपोजल है, तो जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि 10 कंपनीज मार्केट में करीब करीब है, 8 या 9 तो डेफिनेटली मुझे पता है, नई कोई अगर आगे होगी तो 10 मान के चलते हैं। तो 10 कंपनीज मार्केट में है, तो ये लोग कैसा है कि जो बड़े कॉर्पोरेशन है उसकी रेटिंग करते रहते हैं, सो दैट बैंक में भी उनको जो लोन्स मिलते हैं उसमें थोड़ी सी उनको बोल सकते हैं सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा उनके लिए कंफर्ट हो जाता है। बराबर। सर अगर इसमें कोई पर्सन पैसा लगा रहा है तो इसके अंदर इनकम टैक्स, GST, ये सारे टैक्सेस कैसे लगते हैं? GST वाला तो पार्ट नहीं आता है। इनकम टैक्स वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, कोई ऐसा बॉन्ड है जो मुझे मंथली इंटरेस्ट दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो मेरा इंटरेस्ट मुझे मेरे हाथ में आ जा रहा है। अब वो इंटरेस्ट हाथ में आने के बाद में साल भर में मुझे मान लीजिए कि भाई 2 लाख रुपए इंटरेस्ट आया, तो 2 लाख जो इंटरेस्ट है मेरा वो अदर इनकम के रूप में ट्रीट होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली कोई दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन होगा, और ये इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली जो आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ के रूप में जो आता है, वो अदर इंटरेस्ट के रूप में ही, मतलब अदर इनकम में ट्रीटमेंट होता है उसका। तो मेरे जो स्लैब है इनकम टैक्स के, उसके बेसिस पे मुझे टैक्स आएगा। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि TDS जो है, जब भी इंटरेस्ट मुझे आएगा तो TDS कंपनी जो है वो डिडक्ट करके ही मुझे नेट पेमेंट करेगा। तो TDS का रेट 10% है। अच्छा, ज़्यादा रेट नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक के तो टैक्स माफ़ कर दिया। तो इसके अंदर तो अगर कोई व्यक्ति के अदर कोई इनकम नहीं है, सिर्फ उसने बॉन्ड में और थोड़ा सा ही उसका कोई बिजनेस है, या सैलरीड पर्सन नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो 30% के स्लैब में रहता है, अगर उन्होंने राइट प्लानिंग किया तो वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और उस पर टैक्स भी नहीं आएगा। इसमें जो आपने कहा ना कि 12 लाख रुपए तक अगर आप प्रॉपर प्लान करते हो, और प्लानिंग के लिए आपको ऑब्वियसली फिर जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनका हेल्प लगेगा। वो आपको अगर प्रॉपर प्लान करके देते हैं तो विद इन द गिवन लिमिट्स, गवर्नमेंट की जो लिमिट्स है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका वो इंटरेस्ट जो उस पर टैक्स बच जाएगा। दूसरा एक ये भी पार्ट है कि इसमें एक नया फॉर्म है इनकम टैक्स में, जो आई थिंक 1-to-1 फॉर्म है, जो फॉर्म आप ऑनलाइन जाके इनकम टैक्स की साइट पे जाके भर सकते हो,
और वो फॉर्म भरने से जो टीडीएस कट रहा है आपका, वो टीडीएस में भी आपकी बचत हो सकती है। आप कंपनी को डिक्लेरेशन दे सकते हो कि मेरा टीडीएस ना काटे, बिकॉज मेरी इनकम जो है वो 12 लाख से अंदर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है तरीका है जिससे आपको पूरा पूरा पैसा आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को कि आपका पैसा टीडीएस के रूप में कटने दीजिए। होता यह है कि हमको बहुत बार पता नहीं होता है कि हमको कहाँ से कैसी इनकम आएगी, या फिर हम एकदम बॉर्डर लाइन पे है, तो बॉर्डर लाइन के केसेस को तो डेफिनेटली हमने टीडीएस कटने देना चाहिए। बराबर है। मान के चलो सर कि जैसे जब कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए डालता है, 5 लाख रुपए डालता है, तो ठीक है, कंफर्ट रहता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर 50 लाख रुपए डालने हैं, आज इतने फ्रॉड चल रहे हैं, इतने सारे मतलब ऐसा पकड़ लो स्कैम्स हो रहे हैं, तो आपने अगर बॉन्ड परचेस किया और आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके साथ स्कैम नहीं हुआ, आपने एक्चुअल में कोई परचेस किया है बॉन्ड, और आप किसी को भी पूछोगे, एक आम इंसान को भी पूछोगे कि एक्चुअल में बॉन्ड परचेस है ना? क्योंकि अगर आप एफडी का कोई सर्टिफिकेट एक एचडीएफसी से अगर एफडी लिया, आपने दूसरे ब्रांच में दिखाया, तो बोलता है हाँ ये एफडी तो है, हमारे बैंक की है। वैसे ये कॉर्पोरेट बॉन्ड को कौन वैलिडेट करेगा कि हाँ ये बॉन्ड तूने परचेस किया है? अच्छा सवाल है। मतलब बहुत लोग आजकल खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उनको भी ये सवाल आता है कि मैं करता हूँ तो मुझे बॉन्ड मिलेंगे क्या, मेरा पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट होगा ना, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो सवाल है ये सबके लिए है, नॉट जस्ट ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, उनके लिए भी सवाल है कि भाई मुझे बॉन्ड्स मिलने चाहिए, मुझे उसका इंटरेस्ट आना चाहिए। तो एक तरीका ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली जैसे आपने इन्वेस्ट किया, कोई भी ऐप से किया, तो आपको डे एंड पे एक ईमेल मैसेज आता है, जो आता है CDSL या NSDL की तरफ से, जो डीमैट अकाउंट जो मतलब आपका होल्ड कर रहे हैं। तो CDSL से मेल आया कि भाई आपके 5 बॉन्ड्स पर्टिकुलर सिक्योरिटी का नाम लिख के वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। इसका मतलब कि CDSL ने वो बॉन्ड्स रिसीव कर लिए। अब CDSL का ऐप भी है, वेबसाइट भी है, जहाँ पे लॉगिन करके आप वो चीज़ वापस से कंफर्म कर सकते हो। अब तीसरा तरीका क्या है, तो मान लीजिए आपको एवरी मंथ, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट होल्डर हो, तो नॉर्मली एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट CAS ये नाम से एक आपको ईमेल आता है, जिसमें आपका मंथली जितना भी ट्रांजैक्शंस आपके डीमैट में हुआ, वो आपको उसमें आपकी होल्डिंग्स दिखाता है, ट्रांजैक्शंस भी नॉर्मली उसमें रिपोर्ट होते हैं। तो आपका म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, आपका बॉन्ड का होल्डिंग्स, ये सारा का सारा जो भी सिक्योरिटीज़ के रूप में है, वो आपको CAS के द्वारा आपको मालूम पड़ जाता है। तो ये दो तीन तरीके मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे पहले ईमेल, दूसरा आप लॉगिन इंडिपेंडेंटली करके देख सकते हो, और तीसरा जो मैंने बताया कि CAS। ये तीनों तरीके से आपकी होल्डिंग्स आपको कंफर्म हो जाती है। और नॉर्मली जिससे भी आप ट्रेड कर रहे हो, जिसके थ्रू ट्रेड कर रहे हो, वो आपको एक डील नोट देते हैं, डील कन्फर्मेशन नोट कहते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, अलग अलग उसके वर्डिंग्स हैं, लेकिन उसका मतलब यही है कि आपको एक कन्फर्मेशन दिया गया कि भाई आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका एक डील हुआ, तो डील कन्फर्मेशन नोट भी एक आपके पास में डॉक्यूमेंट के रूप में आता है। अच्छा, ये आपने जो सर कैश रिपोर्ट बताया ना, मैं व्यूवर्स को बोलूँगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ सर। मेरे एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पे एक डेथ हो गई थी, तो उनके पापा को पता ही नहीं कि इसका पैसा कहाँ कहाँ लगा था। तो मुझे कैश रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने एक कैश रिपोर्ट पे जाके पहले तो ये फेच किया कि इनका कितने डीमैट अकाउंट ओपन है। तो वहाँ से मुझे, ठीक है उसने ज़्यादा चीज़ें नहीं किया था, लेकिन वहाँ से मुझे एक मान के चलो 70,000 रुपये के म्यूचुअल फंड उसने बाय किए थे, वहाँ फेच हो गए थे। तो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति डिजिटली इन्वेस्ट कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड हो, वो शेयर्स हो, वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो, मतलब ऐसी भी कोई चीज़ जो एक डीमैट मोड में ले रहा है, और उसका डिपॉजिटरी CDSL है या NSDL है, NSDL का अलग पोर्टल है, CDSL का अलग पोर्टल है, तो उसने ये कैश रिपोर्ट भी अगर प्रॉपरली स्टोर करके रखा, मंथ ऑन मंथ आपके मेल पे आता है, आपके सिक्योरिटी के लिए आप उसको प्रिंट आउट लो, फाइल बना के उसको रखो, तो आपका सारा डिजिटल इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ सर, कि मान लो सर मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और मुझे कुछ हो गया, तो मेरे घर वाले ये पैसा किसे डिमांड करेंगे? सो बेसिकली जैसे बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया, हम लोग वापस बेसिक पे जाते हैं कि हम बॉन्ड में कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो
मैं मानता हूँ कि मैं किसी को अगर एडवाइस करता हूँ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि 3-4 साल इज आइडियल पीरियड, नॉट एक्सटेंडेड पीरियड नहीं होना चाहिए। कारण एक ही है कि बड़े समय के लिए अगर आपको पैसा डालना है तो इक्विटीज आर मच प्रेफर्ड, या म्यूचुअल फंड्स आप बोलेंगे। लेकिन आपका पीरियड लिमिटेड है तो आपने बॉन्ड मार्केट्स में जाना चाहिए। अब आपको पता है कि आपके नाम से बॉन्ड्स है, लेकिन आपके साथ कुछ हो गया और आपके पीछे वाले जो लोग हैं उनको पैसा क्लेम करना है, तो एक चीज़ ये समझ लेना कि बॉन्ड के जो पे आउट्स है वो रेगुलरली आते हैं। मतलब क्या कि जैसे एफडी में होता है ना कि क्यूमुलेटिवली आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आप एक साथ ले सकते हो, तो वो सिस्टम बॉन्ड्स में जीरो कूपन बॉन्ड में होता है। जीरो कूपन भी एक बॉन्ड होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं जिसमें मान लीजिए बोला गया कि भाई आपको 10% मिलेगा, एनुअली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, मंथली मिलेगा, वो जो बॉन्ड है उसके डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा, और आपने मान लीजिए मंथली लिया। तो मेरे पास एक रियल लाइफ केस है, हस्बैंड वाइफ दोनों एजेड थे, दे डिडंट हैव एनी सर्वाइवर्स, सक्सेसर्स कोई नहीं थे। तो जैसे ही वाइफ का पहले शी पास्ट अवे, दैट पर्सन, द एज ओल्ड पर्सन, ही केम टू मी कि मेरी वाइफ शी पास्ट अवे, अनफॉर्चुनेटली दिस हैड हैपेंड, बट फॉर्चुनेटली देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट इन हर नेम, जो भी नाम था इनका ही नाम था। तो ये मेरे पास में साहब आते थे और इन्वेस्ट करते थे। अचानक से कुछ एक समय में उनके कोई रिलेटिव्स का मुझे फ़ोन आने लग गया। तो 2 रिलेटिव्स थे, अलग अलग तरीके से मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैंने उनसे बात की, तब मुझे समझ में आया कि वो साहब भी ही पास्ट अवे, और उनके करीब करीब 70 लाख के बॉन्ड्स मेरे पास में थे। ही वॉज ए रिटायर्ड पेंशनर, बैंक में जॉब करते थे, रिटायर्ड था पर्सन वो, और उनके पेंशन के रूप में उनकी इनकम आती थी, और उनका जो कॉर्पस था उन्होंने पूरा पूरा बॉन्ड्स में लगा दिया था। तो अब ये पैसा आ रहा था, तो जो उनके रिलेटिव्स थे, जैसे उनके वाइफ के साइड से और उनके खुद के साइड से, वो मुझे दोनों अलग अलग कांटेक्ट कर रहे हैं। और मैं कहीं बाहर था, तो मैंने तब फ़ोन पे उनसे ये बात की कि आप मुझसे आके मिलिए, अपन डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपका है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कौन है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उनका डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने कैरी किया, मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने वो सब समझा। फिर उनको बताया कि ये बॉन्ड्स जो है अगर आप इनके नाम से भी रखते हैं तो इसकी मैच्योरिटीज़ अगले 2-2.5 साल में है, और इनका क्योंकि अकाउंट आपके पास में लाइव है, इसमें नॉमिनेशन आप देख लीजिए कि आपके नाम से नॉमिनेशन आप है, तो अगर आप नॉमिनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसा तो वो अकाउंट में आ रहा है, और बॉन्ड भी जैसे मैच्योरिटी होगी उसके पैसे डायरेक्ट वही बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो वहाँ पे कोई चैलेंज ही नहीं था। जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट्स मतलब मंथली इंटरेस्ट पे आउट चल रहे थे, तो एवरी मंथ इंटरेस्ट आ रहा था, उनको भी दिख रहा था वो, उन्होंने मुझसे होल्डिंग का स्टेटमेंट ले लिया, मैच्योरिटीज़ का भी वो पता कर लिया, और अभी तक उन्होंने पैसा मेरे पास, अभी भी उनके पोर्टफोलियोज में कुछ ना कुछ बॉन्ड पड़े हुए हैं, उनको उसका इंटरेस्ट जा रहा है। अब ये लीगली सही है क्या? क्योंकि जो पर्सन चला गया उसके नाम से अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो रखना चाहिए क्या? तो नॉर्मली अब लीगल वाला जो एंगल है वो, अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सर्वाइवर्स थे ही नहीं, उनके सक्सेसर कोई थे ही नहीं, तो उनके जो रिलेटिव्स, मैंने उनको बोला कि ये धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे, अगर आपको कुछ लीगली करना है तो फिर आप मुझे सब डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैं वो जो रेलेवेंट कंपनीज है, मान लीजिए XYZ कंपनी है, तो XYZ कंपनी के रजिस्ट्रार को मैं लिखूंगा कि भाई ये पर्सन जो है ही हैज़ पास्ड अवे एंड सर्वाइव बाय सो एंड सो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इनके नाम से आप बॉन्ड ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये प्रोसेस हो सकता है, और सेबी ने इसमें एक स्टेप और आगे गए हैं। अभी हर जगह पे वैसे भी RBI से भी मैंडेटरी कर रहा है नॉमिनेशन करने का। अगर आपको नॉमिनेशन नहीं करना है तो ऑप्ट आउट आप हो सकते हो, लेकिन नॉमिनेशन अगर आपने किया, जिसके नाम से किया, तो उसकी भी पूरी डिटेल्स अब कैप्चर करने लग गए हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या, उसका अगर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स क्या। तो ग्रेजुअली ये ट्रांसफर जो है ईजी करने के लिए किया गया है। तो जितना भी डिजिटल एनवायरनमेंट है इंडिया में, खास करके आज की डेट में, मुझे पूरा भरोसा है गवर्नमेंट पे कि जिस तरह से गवर्नमेंट वर्क कर रहा है, ये जो रेगुलेटर्स वर्क कर रहे हैं, उन्होंने सिस्टम और प्रोसेसेस को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, और उसमें ट्रांसमिशन जो आप कहते हैं कि एक बार कोई चला गया उसके पीछे कितना इजीली इसका पैसा क्लेम हो सकता है, तो वो प्रोसेस को स्मूदन करने में लगे हुए हैं। सर, बॉन्ड जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके अंदर अगर हम एक राइट असेट एलोकेशन करते हैं तो बॉन्ड की एक अच्छी जगह है। लेकिन जब भी मैं बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज देखता हूँ तो असेट एलोकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। मतलब जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है या कोई चीज़ है, कोई शेयर्स है, कोई टिप आती है, कोई इनसाइडर न्यूज़ आती है, आज भी ये सारे पैटर्न से लोग सारी बाइंग कर रहे हैं। तो असेट एलोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और असेट एलोकेशन अगर किसी ने फॉलो कर लिया
तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकता है? थोड़ा असेट एलोकेशन के बारे में बताइए। बहुत ही मच्योर सवाल है ये। मच्योर इसके लिए कहूँगा क्योंकि ये स्टेज तक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा समय निकल जाता है हाथ से, और तब ये जाके अकल आती है। तो आज आपने ये अकल जो है, अकल वाली बात जो आपने रखी है सामने, जब हमारे व्यूअर जिसको देखेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, आपकी जो भी एज है, वो एज को 100 में से वो एज को कम कर दीजिए। तो जैसे आप 31 साल के हैं, आपने 100 में से आपके 31 कम कर दिए तो आपके बचे 69। तो नॉर्मली कहा यह जाता है कि जो 69 आपका बचा, उतना आपका पैसा पहले इक्विटी की तरफ जा सकता है। आइडियली जाना चाहिए कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपने ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि इतना पैसा मैं रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में समय है। अब जिनकी एज 50 है, जैसे मैं 50 के आसपास हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा पैसा 50% इक्विटी, 50% डेट। तो आपका जो है 69% इक्विटी, 31% डेट। अब ये हुआ एसेट अलोकेशन। आप बोलोगे कि सर इतना ही सीमित है क्या मैं और कोई एसेट्स में पैसा ना डालूं? तो लोग मेरे पास में बहुत फैंसी सवाल लेके आते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं, तो मैं क्रिप्टो को टोटली डिस्कार्ड कर देता हूँ। फिर आता है गोल्ड सिल्वर और आता है रियल एस्टेट। अब इंडिया में हम लोग रियल एस्टेट ऑलरेडी हैवी है। हमारे मोस्टली सबके एम्बिशंस क्या होते हैं? खुद का घर के अलावा कभी जो लोग प्रैक्टिस में है, प्रोफेशन में है, जॉब मतलब खुद का बिजनेस है, वो लोग अपना खुद का एक ऑफिस या अपना एक शॉप भी प्लान करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें हुई है। उसके अलावा भी हम लोग रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ एक्सपोजर ओवर अ पीरियड लेते रहते हैं। सो वी आर ऑलरेडी अ रियल एस्टेट हैवी मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी ऐसा कह सकते हैं। अब बात आती है कि मतलब इक्विटी हुआ, डेट हुआ, रियल एस्टेट हुआ, तो अब जो अपोर्शन करना है हमको कमोडिटीज़ के तरफ, तो कमोडिटीज़ में आप थोड़ा थोड़ा अलोकेशन कर सकते हैं। आपके टोटल वेल्थ का अगर आप सोचो कि टोटल आपके पास 100 रुपये है, तो आप 5 से 10 रुपये कमोडिटीज़ की तरफ डाल सकते हैं। उसमें भी प्रेशियस मेटल में गोल्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो हमारे लिए एक ऑस्पिशियस मतलब एक कमोडिटी है जिसका एक ऑस्पिशियस या रिलीजियस रेलेवेंस भी है। उसके अलावा हर घर में जो महिलाएं हैं वो एज इट इज़, इनफैक्ट आज की डेट में तो मेल भी जो है वो गोल्ड का बहुत सारा एक्सेसरीज पहनते हैं, जिसमें मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ में नहीं है इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट या एक एक्सेसरी रहता ही है। तो गोल्ड इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में भी आप ज्वेलरी कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो फिर उसमें आपको गोल्ड बॉन्ड्स थे, जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे थे। अभी एक नया कॉन्सेप्ट और भी आया है गोल्ड में, जिसको आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, ईजीआर। मैंने रिसेंटली उस पर एक ब्लॉग भी लिखा था कि ईजीआर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ईजीआर में गोल्ड आपको गवर्नमेंट बोल रहा है कि गोल्ड को आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दीजिए, उतने अमाउंट का गोल्ड गवर्नमेंट आपके लिए परचेस करके लॉकर में रखेगी, फिजिकल गोल्ड। तो ये भी एक तरीका होने लग गया। वो विषय थोड़ा सा अलग है इसलिए इस पर भी नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन गोल्ड वाला एक पार्ट कवर हुआ। सिल्वर, लोग पूछते हैं सिल्वर कितना कवर करना चाहिए, तो सिल्वर का यूज़ है, एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। अभी ईवीज, सोलार्स, ये सब जगह पे सिल्वर का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। गोइंग फॉरवर्ड सिल्वर का डिमांड अच्छा रह सकता है, लेकिन बहुत महंगा हो गया तो उसके ऑल्टरनेटिव्स निकल के आएंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में थोड़ा बहुत अलोकेशन, अगर आपको वो मेटल को आगे चल के कंज्यूम करना है तो करिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिल्वर के फंड्स, ईटीएफ्स हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हैं, लेकिन 10% बहुत हुआ तो 12-13% के ब्रैकेट में आप रखिए, नॉट मोर देन दैट। तो इक्विटी, डेट, प्रॉपर्टी आपका ऑलरेडी है, गोल्ड सिल्वर आपका हुआ। अब इसमें आपको प्ले करना है, और ये प्ले क्यों करना है? बिकॉज एक जैसा साइकिल हर जगह पे नहीं है। रियल एस्टेट का साइकिल, आज नागपुर की हम बात करते हैं तो बहुत स्ट्रांग साइकिल चल रहा है। रीजन बीइंग कि नागपुर का इंफ्रा बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है, लेकिन ये हमेशा रहेगा क्या? नॉट नेसेसरी। गोल्ड का मार्केट हमेशा रहेगा क्या? वैल्यू रहेगा, लेकिन बढ़ते रहेगा क्या हमेशा? नॉट नेसेसरी। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स परचेज कर रहे थे इसलिए गोल्ड का रेट बढ़ रहा था। सिल्वर में तो स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा था, बट गोल्ड सिल्वर का वो एक कॉन्सेप्ट था। डेट इक्विटी, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी हमेशा इसलिए रहेगी कि ऐसा है ना कि कंपनी जो लोग चला रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज परपेचुअल कंपनीज हो गई है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। दोज आर प्रोफेशनली रन कंपनीज, मैं आपको नाम के साथ बोल सकता हूँ। और कुछ कंपनीज ऐसी है जो बहुत स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड से है। तो अब ये कंपनीज अगर बिजनेसेस चला रही है, बिजनेसेस कम ज़्यादा होंगे, तो उसमें भी आपको फिर तरीका क्या है कि
वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ है तो आप इक्विटी में अलग अलग कंपनीज में डालिए। सो इक्विटी इज अ एसेट, मतलब ऐसा एसेट है जिसमें अर्निंग्स शुरू है, और ऑब्वियसली अगर एसेट अर्न कर रहा है तो आपका वैल्यू ग्रो होना लाजमी है। धीरे धीरे होगा, कभी साइकिल्स कम ज़्यादा होंगे, उसमें होते रहेगा ऊपर नीचे, बट ओवर अ पीरियड आपको डेफिनेटली उसमें एक अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। और नेक्स्ट पार्ट आता है डेट। तो डेट हमने इतना अच्छा डिस्कशन किया, अभी बॉन्ड्स पे डिस्कस कर रहे हैं, एफडीज पे भी हमने कुछ बात करी। तो डेट भी एक अच्छा एसेट है, बिकॉज उसमें भी आपको सामने अर्निंग्स आ रही है। तो एसेट अलोकेशन पर से मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं और कोई एसेट उस पीरियड में अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको रियल लाइफ केस बताता हूँ। रिसेंट में एक इन्वेस्टर से मिला, पुराने इन्वेस्टर है, अच्छा पैसा डेट में रखा था, इक्विटी में भी रखा था। कोविड के टाइम पे पैसा इक्विटी में कम कर दिया, डेट में बढ़ा दिया था। फिर बीच में कोविड में कुछ पैसा और धीरे धीरे जैसे कोविड पास होने लग गया तो इक्विटी में गया और रिटर्न्स भी आए। अभी मिले थे तो बोले कि इक्विटी का पूरा पोटेंशियल मैंने कैप्चर नहीं किया, बिकॉज इक्विटी में उस टाइम पे मैंने पैसा डालना चाहिए था जब इक्विटी डाउन था। अब बात कर रहे थे कि यार गोल्ड मिस हो गया सिल्वर मिस हो गया। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप अगर अलोकेशन कर देते हैं तो ये मिसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स हैं, जिसमें आपको वो सब सेक्टर्स का अलोकेशन मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर से अलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट और आपने धीरे धीरे करना चाहिए। डेट में आप ओवर अलोकेशन ना करिए। लेकिन एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आज आपकी एज 65 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था 100 माइनस 65, 35 आप थोड़ा रिस्क लेने वाले एसेट्स में डाल सकते हैं जिसमें इक्विटी बाकी सब चीज़ें आ गई। 65 आपको ऐसी जगह पार्क करना है जिसमें आपको स्टेबल रिटर्न्स है। तो फिर डेट आपके लिए बहुत काम का प्रोडक्ट है, वहाँ पे आपका डेट अलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जनरली मैंने लोगों का अलोकेशन देखा सर, मतलब लोगों का अलोकेशन ऐसा रहता है कि जो चल रहा है वहाँ अलोकेशन है, मतलब वो बेस्ट अलोकेशन है। वो टाइम पे लोगों को कुछ दूसरा सुनना ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप क्या गाइडेंस दोगे? ये शुरुआत में हमने बात की थी कि इन्वेस्टिंग इज अ माइंड गेम। तो होता यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस रहते हैं जब चीज़ें जो चलती है, चलती का नाम गाड़ी, तो जो चल रही है वो गाड़ी, उसमें बैठ जाते हैं, उसमें रिटर्न्स निकाल लेते हैं। और ये नॉर्मल माइंडसेट है, जो हॉपिंग माइंडसेट, मंकी माइंडसेट जिसको कहते हैं, कि ये रेगुलर कोर्स में सबका ही बनता है। आपका मेरा भी बनता है, लेकिन अब थोड़ी सी मैच्योरिटी बेटर आ गई, अंडरस्टैंडिंग बेटर आ गई तो कम होता है, लेकिन होता तो है। वो भले 2% हो, 1% हो, 5% हो, किसी किसी का 60, 70, 80% तक जाता है, बट होता है। तो हमको ये समझना है कि जो मैंने कहा ना, गोल, अल्टीमेट गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हासिल करना है? अगर हासिल करना है वो दिमाग में है और वो कहाँ से हासिल करना है वो अगर क्लियर है, तो ये एटीट्यूड जो है उसमें भी अगर आपको लगता है कि 5% आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मुझे करके देखना है, तो 5% रिस्क इज स्टिल मतलब डिसेंट रिस्क। आप 95% प्रोटेक्टेड हो, 5% आपको रिस्क लेना तो लीजिए, सो दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मिस आउट ही ना करूं, और शायद वो अच्छा चल भी जाए, बिकॉज मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि सरस्वती माँ या लक्ष्मी माँ ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रही है और आप उसमें बैठ गए इन दैट मोमेंट, तो आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन नॉट रिस्किंग द एंटायर कैपिटल। 95% तो एसेट अलोकेशन आपने फॉलो करना ही चाहिए, 5% आपको रिस्क करना है तो करिए। मैं भी सर इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि देखो, आपके हाथ में क्या चलेगा ये है नहीं, आपके हाथ में अभी राइट चॉइस। आप राइट चॉइस को सपोर्ट करो और आपका पीस ऑफ माइंड अच्छे से रखो। लेकिन बहुत बार बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, तो जनरली मैं फिर ऐसा सोचता हूँ, जैसे अगर लोगों ने FNO किया तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं उस पर खुश होता हूँ। तो आप पूछोगे क्यों खुश हो रहे, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई हार रहा है तो कोई जीत रहा है। तो फिर अभी जैसे म्यूचुअल फंड एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया SIF, उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग में भी एक्सपोजर रहने वाला है। तो वो लोग जो हारते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग के लोग रहते हैं इधर, या ऑप्शन सेलिंग के लोग हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अभी जहाँ लोग ज़्यादा हार रहे हैं वहाँ पैसा लगाता हूँ, मैं SIF परचेस करता हूँ, और वहाँ पर भी मैं उनको विशेष ही देता हूँ क्योंकि वही मुझे कमा के दे रहे हैं। एक और बार लोग डायरेक्ट इक्विटी में चले जाते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में जाने के बाद में मान के चलो वो बोलते म्यूचुअल फंड में क्यों करना, 1 या 2% एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो पहले मैं जैसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो लोगों को गाइड करते रहता हूँ। तो पहले ऐसा लगता था कि यार ये लोगों ने तो अपने पास आने को ना, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब एक फंड मैनेजर के साथ में मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे बोला था कि अक्षय, उनको करने दे,
तब मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर बोले जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो बेचेगा कौन? बोले सब तेरे जैसे मैच्योर्ड लोग आ गए जो बाइंग पे फोकस कर रहे हैं, जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, वोलेटिलिटी को डर रहे नहीं और एवरेज बाइंग कर रहे हैं, तो बेचने वाला कौन रहेगा? बोले तो ये लोग जरूरी है। तो हाँ, तो फिर वो दिन से अब मुझे कुछ चीज सही गलत लगती नहीं सर। मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज सही है, हर चीज गलत है, अगर जैसा पर्सपेक्टिव रखे वैसा। मान के चलो कि मैं एसेट एलोकेशन कर रहा और आप एक गोल्ड के रैली में बैठे, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल गए और मुझे नहीं मिले, तो फिलहाल आपके हिसाब से आप सही है क्योंकि आपको तो रिटर्न मिल गए, आपके हिसाब से मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे तो रिटर्न मिले ही नहीं। तो वैसे ही है कि मान के चलो गोल्ड बहुत माइनस चले गया, मैं एसेट एलोकेशन बैठा हूँ तो मेरा रिटर्न एक अच्छा एवरेजिंग हो गया क्योंकि इक्विटी और गोल्ड अपोजिट चलते हैं। जब गोल्ड चलता तब इक्विटी नहीं चलता, इक्विटी चलता गोल्ड चलता। तो बेसिकली हर चीज़ सही है, हर चीज़ गलत है। मैं व्यूअर को ये बोलूँगा कि आप लोगों को अगर नई चीज़ समझना कोई, तो आप किसी ना किसी का तो फायदा ही कर रहे हो। तो सर ने जो एसेट एलोकेशन का इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था, आप उसको बिल्कुल फॉलो करो। जो एज वाला फैक्टर बताया ये मेरे लिए भी नया है और मैं भी इसे रिव्यू करूंगा कि क्या मैं भी अभी मेरे एज के हिसाब से उतना एसेट एलोकेशन कर रहा हूँ क्या प्रॉपरली। नेक्स्ट सर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी क्लाइंट स्टोरी होंगी, ऐसे 2 या 3 स्टोरी आप हमें बताइए कि वो आपको ऐसा लगा कि यार ये ऐसी गलती तो होना नहीं चाहिए था लेकिन कस्टमर ने ऐसी गलती कर दिया। जनरली हम लोग कस्टमर की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू खुद की गलतियों से। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो एक व्यूअर ने अवॉइड करने को ना? मैं तो पहले मेरी गलती की बात करूँगा। होता यह है कि हम लोग समय बहुत लिमिटेड दे पाते हैं कोई भी काम करते वक्त, खास करके इक्विटी इन्वेस्टिंग में समय बहुत ज़्यादा जाता है। तो पहले ऐसा होता था कि इक्विटी इन्वेस्टिंग में विश्वास बहुत था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन रहती है। तो ऐसा होता था कि इक्विटी इन्वेस्टिंग में समझ में आया कंपनी अच्छी है, पैसा डाल दिया और कभी कभी ये जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए कि भाई डाइवर्सिफिकेशन का रूल फॉलो नहीं किया, ओवर ज़्यादा पैसा डाल दिया। तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ भी है कि पैसा ज़्यादा गया और रिटर्न्स नहीं आए। लेकिन जैसे ही समझ में आया तो फिर वो कोर्स करेक्शन करना चालू किया। अब कोर्स करेक्शन में क्या किया, तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई किया। फिर ये समझ में आया कि घर खर्ची के लिए पैसा तो रोज़ चाहिए, म्यूचुअल फंड में तो वेल्थ क्रिएट करने की बात है, तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए फिर बॉन्ड्स वाला जो पार्ट है उसको हाथ में लिया। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग किया, हाथ जलाए, उसमें भी अब धीरे धीरे अच्छे इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आजकल के जो AI के टूल्स आए हैं ये हमारा बहुत सारा समय बचा सकते हैं। समय बचा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। तो हमारा नॉलेज जो है वो अगर हम लोग प्रॉपर वो AI टूल से अप्लाई करके चीज़ें निकालेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे तो काम में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, AI को पूछ लिया तो हर चीज़ कर देगा। और अगर उसने कर भी दिया तो वो तो हेलुसिनेट करता है, दिक्कत करता है, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। तो अब इक्विटी वाला पार्ट हुआ, म्यूचुअल फंड वाला पार्ट हुआ, बॉन्ड वाला पार्ट भी कर लिया। अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के गलतियाँ कैसी होती है, तो जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में होता ऐसा है ना कि उस समय ऐसा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था, इन्वेस्टर्स के कॉल पे कॉल आ रहे थे। कुछ ऐसे इन्वेस्टर थे जिसका बहुत पैसा बन गया था इक्विटी में बिफोर कोविड, एंड दैट वाज अच्छे से अलोकेट किया था, एनालिसिस भी था, मार्केट ने भी साथ दिया था, सब चीज़ें थी। अचानक से मार्केट गिरना शुरू हुआ, उनके फ़ोन आना शुरू हुए। उनको समझा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बैठा है जो ये कॉल ले रहा है कि अब नेक्स्ट पैसा मुझे कहाँ डालना है, या फिर ये एग्जिस्टिंग पैसा भी अगर मैं बेच के कहीं लगा सकता हूँ तो कहाँ लगाता हूँ। तो आप अगर खुद कुछ नहीं भी करेंगे तब भी आपके लिए रिटर्न्स निकल के आ सकते हैं। और तब मैं खुद उनको एग्जांपल देता था कि भाई फार्मा इंडस्ट्री अच्छी है, अभी फार्मा में बहुत सारे लोग मतलब बुलिश हो रहे हैं उसके ऊपर, और म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स भी धीरे धीरे उसमें अलोकेशन शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि इनका पेशेंस ख़त्म हो गया, जो कि माइंड गेम है, मैंने कहा ना कि पेशेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, स्टडीज़, ये सब चीज़ों का रोल है। पेशेंस ख़त्म हो गया, मेरी स्टडीज़ फेल होने लग गई उनके सामने, क्योंकि मार्केट रोज़ नया लो बना रहा था। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि बॉन्ड में शिफ्ट करना है उस टाइम पे, जबकि मैं उनको पहले से गाइड करता था कि म्यूचुअल फंड्स में आप थोड़ा पैसा रखिए, बॉन्ड्स में रखिए। उस टाइम पे उन्होंने बॉन्ड में पैसा डाला। मुझे पता है कि आज उनका जो पैसा म्यूचुअल फंड में बनता,
जो भी उन्होंने क्वांटम रखा था वो कहीं गुना बनता। उन्होंने बॉन्ड में पैसा डाल के एक स्टेडी रिटर्न्स ले लिए, वो आज खुश है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं और मैंने उनको जानबूझ के दिखाई भी नहीं, बिकॉज अगर मैं दिखाता तो और दुखी हो जाते। तो कुछ चीज़ें जैसे आपने कहा ना कि गोल्ड अभी चल रहा है, मैं नहीं बैठा उसमें, मैंने देखा ही नहीं उसको, तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जहाँ डाल के बैठा हूँ मुझे पता है कि वो मेरे गोल के हिसाब से सही है। तो गोल को मैच करना इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट कि भाई आप जंप करो, यहाँ ले लो वहाँ पोजीशन ले लो, वो करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एडवाइज़र की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी। एडवाइज़र जो है ना वो ये जो 1-1.5% आपका एक्स्ट्रा जाता है और जो लोग बताते हैं कि ओवर अ पीरियड आपका इतना वेल्थ कम हो गया, उतना वेल्थ कम हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि वो एडवाइज़र आपको अगर 3-4 अच्छे टिप्स अच्छा गाइड कर देगा ना, तो वो जो गैप है वो कभी भी कवर हो जाएगा और वो लोग बताते ही नहीं है। क्योंकि लोगों को क्या है कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है ना, उनका सोशल मीडिया में व्यूअरशिप बढ़ेगा, ये सोच के लोग बात करते हैं या फिर जो भी अल्टीरियर मोटिव्स होंगे उनके। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कोई अपने साथ में है, आपके साथ में अगर है, तो आपका जो विज़डम है, जो उसने नहीं लिया, आप आज इतने सालों से चीज़ें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपने नॉट जस्ट नॉलेज, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, आपने एक विज़डम क्रिएट किया है। वो जो विज़डम है, वो आप उसको जब देते हो, तो उसका तो ऑब्वियसली आप उसको प्लस करके ही देने वाले हो। तो उसका चार्ज अगर आप ले रहे हो, तो वो तो ड्यू है आपका चार्ज और वो लेना भी चाहिए आपने। कोई डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसको दवाई लिख के देगा, ठीक है? तो दवाई लिख के दी और दवाई उसने ली और डॉक्टर ने उसके चार्जेस लिए। तो ये सोचेगा कि मैं डॉक्टर के पास क्यों गया, मुझे चार्जेस लग गए। अब नेक्स्ट लेवल पे डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी है। सर्जरी वो खुद तो कर ही नहीं सकता ना, तो डॉक्टर ने जो विजडम गेन किया है, इतना नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन लेके विजडम गेन किया है, उसका बेनिफिट आपको दे रहा है। आप खुद की सर्जरी खुद तो कर ही नहीं सकते, दवाई चलो फिर भी ले लोगे और उसमें भी गलत हो गई तो क्या करोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर आपको विजडम दे रहा है तो विजडम की कदर करिए, उसका पैसा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ वो विजडम में आपको जो रिटर्न आएगा ना, अगर आप उसको खुद करके करके भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने बोला भी है कि भाई आप आपका म्यूचुअल फंड का आधा पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर लो, आधा मुझे दे दो, क्योंकि आपको चार्जेस दिख रहे हैं ना, तो मैं आपका आधा जो मैनेज करके देता हूँ, फिर आप कुछ समय के बाद अपन बात करेंगे कि कैसा होता है। तो ऑटोमेटिकली रियलाइज होता है कि क्यों बोला ये चीज़। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेट अलोकेशन, ये जो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ये, और गलतियाँ जो आपने मुझे बोला कि स्टोरीज, तो ये सब जो स्टोरीज है ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं, अपने साथ हुआ है और ऐसा नहीं कि कभी गलत नहीं हुआ है, गलत तो हुआ है, अपने साथ भी हुआ है, तभी तो यहाँ तक पहुँचा ना कि सीख सीख के आगे बढ़े हैं। तो कोई बच्चा होता है ना जो चलता है पहली बार तो गिरता है, उठता है, लेकिन वो हमेशा गिरा हुआ नहीं रहता है। वो जब एक स्टेज के बाद में वो चलता है। आज हम लोग सब चल रहे हैं तो पहले हम भी गिरे हैं ना, तो धीरे धीरे वो स्टेज आता है। सर, ये इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है, हमने इतना सब चीज़ें समझी। अब इंडिया में इतना लिटरेसी रेट अच्छा है नहीं, लोगों को नॉलेज है नहीं, और कुछ भी कारण से लोग एक गलत जगह लैंड अप हो जाते। तो एक एडवाइज़र जो एक मिनिमम चार्जेस लेता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चार्जेस आपका जो घर का मेड है उससे भी मुझे लगता कम, अगर आप पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो उससे भी कम आता है। तो एक एडवाइज़र क्या क्या रोल प्ले करता है और एक एडवाइज़र कैसे हेल्प कर सकता है एक इन्वेस्टर को? सो बेसिकली एडवाइज़र बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं सारथी की, तो एडवाइज़र एक सारथी का रोल प्ले करता है। नॉर्मली होता कैसा है कि हम लोग जब तक किसी के साथ प्रॉपर डिस्कशन नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, हम डॉक्टर के पास जाते क्यों हैं? तो बहुत सारी दवाइयाँ तो हमको भी पता है आज की डेट में, आज एआई से हमको बहुत सारी दवाइयों की इंफॉर्मेशन आ सकती है, स्टिल वी गो टू द डॉक्टर। द रीज़न बीइंग कि डॉक्टर हमारे साथ जब डिस्कस करता है तो हमको सही तरीका, सही दवाई, सही तरीका और सही समय के लिए गाइड करता है कि इतने समय में आप ले लीजिए, कोर्स पूरा करिए। तो वैसे ही एडवाइज़र का रोल है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, समय भी आपको जो देगा उसमें आपको बताएगा कि ये समय में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों। और एडवाइज़र वैसा ही होना चाहिए कि आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें नहीं बताई तो वो एडवाइज़र नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की, क्योंकि हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्ड एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या उसका रिटर्न उतना कमेंसुरेट है? तो मैं कहूँगा कि बीच का जो प्रोडक्ट, मैंने पहले से कहा था कि बीच का प्रोडक्ट है, रिटर्न कमेंसुरेट है, एक अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन आप उसको समझिए। समझना कैसे है? तो बॉन्ड को चूज़ करना एक बहुत बड़ा काम होता है कि कौन सा बॉन्ड मेरे लिए सूटेबल है। सेकंड,
वो चॉइस करने के लिए आपको एडवाइज़र डेफिनेटली लग सकता है। वो चॉइस आपको करके देने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कि किस रेट से मुझे पैसा आएगा, कैसे आएगा, तो एनुअल फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको बात की कि नॉर्मली होती है, और बॉन्ड में पे आउट्स निश्चित रूप में आ जाते हैं, अनलेस वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है जो एक साथ पैसा देगा। तो आपको निश्चित रूप से पैसा आएगा, चाहे एनुअली आएगा, हाफ ईयरली आएगा, क्वार्टरली आएगा, मंथली आएगा। अब एडवाइज़र अगर आपके पास में बैठा है तो आपको चॉइस तो करवा के देगा, लेकिन ये जो पैसा आएगा उसकी भी प्लानिंग करके देगा। हो सकता है कि आप रिटायरी हो, आपको कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट है, तो एडवाइज़र आपको वहाँ पे गाइड कर सकता है कि ये कैश फ्लोज आप घर पे प्रॉपर यूज़ कर लीजिए। उसमें टैक्सेशन का पार्ट भी आपको गाइड कर सकता है। और अगर आपके पास में सरप्लस पैसा बच रहा है ये, तो ये मंथली पैसा भी आप प्रॉपरली और कहीं पे डाल के एक बेटर रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी आपको गाइड करेगा। तो ये जो रोल है ना एडवाइज़र का, वो बहुत बड़ा है। आपने जो कहा कि घर की मेड से कम पैसा मैं एडवाइज़र को देता हूँ, वो एक्चुअली एक पंच लाइन है। वो दिमाग में अगर लोगों के उतरी तो लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये चीज़ अगर खुद कर ली और उसके बाद में उसके रिपरकशन बहुत गलत आ गए तो उसका कैपिटल इटसेल्फ रिस्क पे है। लेकिन अगर प्रिंसिपल को बचा के प्रॉपर काम किसी ने करवा दिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ना करें, खुद जो सक्षम है वो लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जैसे प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी है और वो खुद की जर्नी खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रैक पे जाता हूँ, मैं रेगुलर ट्रैकर, लेकिन मैं किसी एजेंसी के थ्रू ही जाता हूँ, जबकि मैं इतने सारे सीजन्स कर चुका हूँ ट्रैक के। कारण एक ही है कि वहाँ पे मुझे अनवांटेड रिस्क नहीं चाहिए, अनएक्सपेक्टेड रिस्क नहीं चाहिए। तो मैं डू योर ओन ऐसा DIY होता है, लेकिन मैं DIY के अलावा आई गो विद द प्रॉपर एजेंसी। तो जब ये सब चीज़ों में हम लोग किसी ना किसी का हेल्प लेते हैं तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं, नॉट नेसेसरीली लेना ही चाहिए, और आपका जर्नी बहुत स्मूथ होगा। बिकॉज एडवाइज़र आपने अगर सही चूज़ किया है, बिकॉज वो सारथी सही चूज़ करना ज़रूरी है। तो जैसे कहते हैं ना, ट्रेन का इंजन, मैंने पहले भी कहा था, इंजन स्ट्रांग है तो डब्बा कैसे भी रहा उसको खींच के लेके जाएगा, लेकिन इंजन अगर वीक है, डब्बा कितना भी स्ट्रांग रहा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये हर जगह लागू होता है, बॉन्ड इन्वेस्टिंग में खास करके, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही अच्छे हैं। बहुत अच्छी इंसाइट्स दिया सर आपने, और मुझे तो भी लगता है कि व्यूवर्स कॉरपोरेट बॉन्ड को शायद से इस वीडियो के बाद में समझ चुके हैं और डिसीजन ज़रूर ले लेंगे। मैं आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और सारे व्यूवर्स को भी धन्यवाद बोलता हूँ कि यहाँ तक कि अगर वो रुके हैं तो एक्चुअल में वो सीरियस इन्वेस्टर है। और मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ बोलता हूँ कि ये वीडियो के अगर आपने नोट्स बनाया तो आपने इंडिया का कोई भी पॉडकास्ट देख लिया, वहाँ की नोट्स निकालना, ये नोट्स निकालना, हमने जितने आसान शब्द में आपको बताया है शायद वही सारी चीज़ें कॉमनली निकलेंगी, बराबर है। तो देखो, इन्वेस्टिंग, जैसे मैं भी बोलता हूँ कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल इन्वेस्टिंग लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टिंग एकदम सिंपल चीज़ है। आप वही चीज़ करो जो सिंपल है, और एक एडवाइज़र आपको वही चीज़ कराता है जो सिंपल है। तो ऐसे ही मैं आप सबके लिए नए नए पॉडकास्ट लाते रहूँगा, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एक्सपर्ट्स जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको लाऊंगा। ये लोग भी बहुत अपना टाइम निकाल कर यहाँ आते हैं क्योंकि इनका शेड्यूल भी इतना पैक रहता है। तो आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो करो और बिल्कुल लाइक करो और बने रहो हमारे साथ। थैंक यू।